Okay, so good morning, all of you. Good morning, very good morning. So काफ़ी अच्छी मॉर्निंग है आज सबकी। और हमारे यहाँ पे तो थोड़ा वेदर अच्छा है अभी। आज पता नहीं आपके यहाँ कैसा है, तो थोड़ा सा बारिश जैसा कुछ आज लग रहा है, तो देखते हैं बारिश आती है क्या। क्लाइमेट चेंज अक्सर देखने मिल रहा है, और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और ये सब के इश्यूज़ तो बहुत सारे, इन्वायरमेंट के इश्यूज़ बहुत सारे चल रहे हैं। सो ये सब चीज़ें देखने मिल रही है। अभी कहाँ कैसा वेदर है आप अपनी जगह पे, सो ये हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते क्या हो, कौन सा वेदर आएगा आगे, कौन सा किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी। सो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। सो एक कोट के साथ आज की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारे फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा हुआ है। वो कहते हैं, फर्स्ट दे लाफ एट यू, फर्स्ट दे इग्नोर यू, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट, देन यू विन। तो वो कहते हैं पहले लोग आपको इग्नोर करेंगे। जब आप कोई अच्छा काम करो तो लोग आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि आप उनसे अच्छा कुछ करो या उनसे आगे बढ़ो। सो आपको इग्नोर करते हैं। बाद में आप जो भी काम कर रहे हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, आपकी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। फिर भी आप अपना काम कंटिन्यू कर रहे हो, तो फिर वो आपको आपको हम कहेंगे कि पहले इग्नोर किया, बाद में वो आपके ऊपर हंसे, बाद में आपसे लड़ेंगे उस चीज़ को लेके, ताकि आप रुक जाओ। बट फिर भी आप नहीं रुके तो आप जीत जाओगे। ये अक्सर देखने मिलता है। इवन हम कॉम्पिटिटिव की भी प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ लोग हमें बहुत ज़्यादा हमारी मजाक उड़ाते हैं कि क्या तू कर पाएगा, क्या कर पाएगी, क्या। कोई नहीं, हमें करना है, बस करना है, यही याद रखना है, और यही एक माइंड में ये थॉट रख के ही हमें आगे बढ़ना है। सो इस तरह से हमारा जो एक कोट है जो मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एक कोट लगता है, और हमें लाइफ में वो याद रखते हुए चलना चाहिए। चलिए इसी कोट के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि आर्ट एंड कल्चर का हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 होगा। फोर्थ लेक्चर में आज हम आर्किटेक्चर को ख़त्म करने वाले हैं। अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी वो आप अच्छे से जानते हो, आपने उसे रिवाइज़ किया। काफ़ी लोगों ने मुझे टास्क भेजे, उन सब के टास्क पे मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा, जो भी मुझे चेंजेस करने लगते हैं या जो जो भी है। सो कुछ लोगों के मेरे पढ़ने बचे हैं, कुछ लोगों के मैंने पढ़ लिए हैं। सो अभी पढ़ूंगा और फिर आपको आपके इस पर रिप्लाई कर दूंगा। और उसके साथ साथ, हाँ यस, कुछ पूछना है किसी को? हाँ, ओके ओके, वो डिस्कस कर लेंगे। सो एक हमारा आज का लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं उस आंसर को, ठीक है। कल जो वो चोला स्कल्पचर, चोला आर्किटेक्चर वाला ना? हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा। ओके, सो चलिए मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम लेक्चर कर लेते हैं, फिर बाद में उसे डिस्कस कर लेंगे। सो जब आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यस, दिख रही है स्क्रीन? यस, थैंक यू थैंक यू। चलिए तो शुरू करते हैं इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरी के साथ। तो इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरी जो है, ये हमने ये शुरू किया था टॉपिक, तो इसको आज हम ख़त्म करने वाले हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में जब हम आते हैं, सो क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमने हड़प्पन आर्ट को पढ़ा, हमने मौर्यन आर्ट को पढ़ा, हमने पोस्ट मौर्यन को पढ़ा, हमने गुप्ता आर्ट को पढ़ा, हमने साउथ इंडियन आर्ट को पढ़ा। आज हम दिल्ली सल्तनत को, मुगल आर्ट को, इंडो गोथिक और नियो रोमन को पढ़ने वाले। सो देख लेते हैं हड़प्पा में हमने क्या क्या यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे कि सीटाडेल, पब्लिक बाथ, लोअर पार्ट, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। स्कल्पचर में सील्स देखे, पशुपति सील देखे, ब्रॉन्ज फिगर देखा, टेराकोटा देखा। उसके अलावा हम पॉटरी में आए, पॉटरी के बाद हमने ऑर्नामेंट्स देखे, साइट्स एंड इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखे। उसके अलावा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा, कोर्ट आर्ट देखा, उसमें पॉपुलर आर्ट देखा। मौर्यन आर्ट में पैलेसेस देखे, पिलर्स देखे, स्तूपास देखे। पॉपुलर आर्ट में केव्स देखे, स्कल्पचर देखे, पॉटरी देखा। उसके बाद हम आगे आए तो हमने ये सब जो चीज़ें पढ़ी, इसमें इसके स्ट्रक्चर्स के साथ हमने सब कुछ स्टडी किया। उसके बाद पोस्ट मौर्य में आए, हमने दो तरह की केव्स देखी, एक होते प्रेयर हॉल, एक होते रेसिडेंशियल के हॉल्स। उदयगिरी खंडगिरी केव्स देखी, स्तूप देखे। स्कल्पचर्स में तीन तरह के देखे, गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल। गुप्ता एज में आए, आर्किटेक्चर में केव्स, म्यूरल पेंटिंग्स, फ्रेस्को पेंटिंग, अजंता केव्स हमने देखे। एलोरा केव्स हमने पढ़े। एलोरा केव्स के साथ साथ हमने कैलाश टेम्पल के ये सब पढ़ा, बाग केव, जूनागढ़ केव, मंडपेश्वर केव, उदयगिरी केव, ये सब हमने पढ़ा।
स्कल्पचर हमने पढ़ा, आपको कुछ टास्क दिया गया था। टेम्पल आर्किटेक्चर में हम आए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज में पूरे डिफरेंसेस देखे, टेम्पल का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ वो देखा हमने। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे आपने। उसके अलावा हम स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नायक स्टाइल, वेसारा स्टाइल, होयसाला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल, पाल एंड सेन स्कूल, ये भी हमने देखा। सैंक्टम सैंक्टोरम यानी गर्भगृह, मंडप, शिखर, वाहन, सब कुछ हमने यहाँ स्टडी किया। नागर स्कूल, 3 टाइप ऑफ शिखर देखे, रेखा प्रसाद, फार्मसान, उसके अलावा वल्लभी, ये 3 देखे। अमलक क्या होता है, कलश क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, उसके साथ साथ हमने त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ ऐसे वॉल्स के स्ट्रक्चर देखे। सब स्कूल देखिए, ओडिशा, खजुराहो, सोलंकी। उसके बाद हम आगे आते हैं तो हमने साउथ इंडियन आर्ट में देखा। साउथ इंडियन आर्ट पल्लवाद से शुरू हुआ, ये देखा। महेंद्र ग्रुप पहला, सेकंड स्टेज पे नरसिम्हा ग्रुप, थर्ड स्टेज पे राजसीमा ग्रुप, फोर्थ स्टेज पे नंदीवर्मन ग्रुप, ये हमने यहाँ पे स्टडी किया। उसके बाद यहाँ पे पल्लवाद जब चले गए तो चोला का किंगडम फिर शुरू हो जाता है, उनके आर्ट को द्रविडियन स्टाइल कहा जाता है। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमने यहाँ पे पढ़ा। उसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं, इसको चोला का स्कल्पचर हमने पढ़ा। चोला स्कल्पचर के साथ नायक स्कूल पढ़ा। नायक स्कूल में हमने वेसारा स्कूल, उसके बाद वेसारा स्कूल पढ़ा, उसके बाद विजयनगर स्कूल पढ़ा, उसके बाद होयसाला स्कूल पढ़ा, और उसके बाद पाल और सेन स्कूल हमने यहाँ पे स्टडी किया था। इतने टॉपिक्स हम स्टडी किए और आज हम एंटर करने वाले हैं मिडिवल इंडिया में। उसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मुद्रा वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसे आप लोग देख लीजिएगा, और कुछ लोगों ने उसे देख लिया है और कुछ लोगों का शायद वो देखना बचा है या सबका देखना हो गया है। आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि सबने देख लिया होगा, बट टास्क आपको तुरंत कंप्लीट करना है क्योंकि आज आपको एक अलग टास्क और मिलने वाला है। टास्क जितने कंप्लीट करते रहोगे उतना जल्दी आपका यहाँ पे ये अच्छे से ये पूरा प्रिपेयर होते जाएगा। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। उसके अलावा मैं टास्क में कोई क्वेश्चन पूछता हो तो उसके आंसर आपको करना होता है, टास्क में नहीं वीडियो में, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा। आई थिंक सौजन्या जी का मैं आज सुबह ही कमेंट पढ़ रहा था, आपने उसमें आंसर किया, राइट सौजन्या जी? यस, हाँ, तो आपने बराबर आंसर किया है उसे। मैं वो अभी उसके ऊपर रिप्लाई करने वाला था, बट ये क्लास का टाइम होने के कारण नहीं कर पाया, बट मैंने एकदम अभी आपका थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। पढ़ते रहिए और आंसर करते रहिए, तो वेरी गुड, आपने बराबर आंसर किया है उसे, ठीक है। यस, चलिए हम शुरू करते हैं मिडिवल इंडिया को। मिडिवल इंडिया को जब हम शुरू करते हैं तो मिडिवल इंडिया में मिडिवल इंडिया ये कब से शुरू होता है हमें पता है, जब यानी देखिए 2 तरह से हम मिडिवल इंडिया को देख सकते हैं। एक तो वो जब हम कहेंगे कि यानी इस्लाम आया इंडिया में, रिलीजन के बेसिस पे देखा तो इस्लाम इंडिया में आया। दूसरी बात हम कहेंगे कि इस्लामिक रूलर्स आए, या फिर हम तीसरा कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत जब से शुरू हुआ तब से हम ये कह सकते हैं कि मिडिवल इंडिया की शुरुआत हुई। रिलीजन के बेस पे भी देख सकते हैं या रूलर के भी बेस पे देख सकते हैं आप। मिडिवल इंडिया की अगर शुरुआत करते हैं तो दिल्ली सल्तनत, ये आपको पता है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आप लोगों ने अगर मिडिवल इंडिया ये देखे, मिडिवल कंप्लीट किया है, मेरे वीडियो से किया है या कहीं से भी किया है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने कंप्लीट अगर किया होगा तो आपको ये पता होगा कि मिडिवल इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है। वैसे अगर नहीं भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करने के बाद फिर वो कंप्लीट कर लेना, डोंट वरी, वो वीडियो वहीं पर रहेंगे, आप आराम से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो मिडिवल इंडिया था उसकी शुरुआत में हम कहेंगे स्लेव डायनेस्टी से हुई थी, स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पे इतना भी आपको पता रहा तो भी चलता है, नहीं रहा तो भी चलता है। जब आपका मिडिवल इंडिया आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा। जो मोहम्मद घोरी था, घोरी ने अटैक किया था। मोहम्मद घोरी की अगर हम बात करें तो मोहम्मद घोरी यहाँ पे जीत गया था कुछ लड़ाई, जिस कारण मोहम्मद घोरी ने यहाँ पे रूल नहीं किया, बट उसने किसी को रख दिया था, तो वो स्लेव थे उनके, जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। और जब घोरी की डेथ हो गई तो ये 1206 में, तो 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत एकदम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत की असली शुरुआत इल्तुतमिश से हुई थी, बट कुतुबुद्दीन ऐबक से यहाँ पे
हम देखते हैं कि इनका रूल शुरू हो जाता है। सो ये डायनेस्टी जो थी ये स्लेव डायनेस्टी थी, सबसे पहली जो डायनेस्टी देखने मिली। उसके बाद और भी डायनेस्टीज आते गई। सो ये मिडीवल का पार्ट है। तो आर्ट एंड कल्चर और ये सब क्या होता है कि मिडीवल और ये सब आगे जाके आपको क्या करना है, ये आर्ट एंड कल्चर जब कंप्लीट कर लोगे तो मिडीवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, इन सबको आपको एक करके पढ़ना है। वो आपकी कंप्लीट स्टडी होती है हिस्ट्री की। सो यहाँ पे मिडिवल इंडिया में अब इस्लाम आया। इस्लाम आने के कारण हम कहेंगे कि आर्किटेक्चर में भी बदलाव आने लगे। आर्किटेक्चर जो पहले दिख रहा था उसमें बहुत सारे चेंजेस है। जैसे हम कहेंगे हिंदुइज्म वाले टेम्पल्स आने के बाद सब चेंज हो गया। जैसे पहले आपने देखा स्तूप थे, स्तूप के साथ पिलर्स और ये सब आपने पढ़ा, केव्स आपने पढ़ी, बट अचानक से टेम्पल दिखने लगे। वैसे ही जब इस्लाम आया तो और भी चेंजेस हमें देखने मिले। सो देख लेते हैं चेंजेस क्या क्या देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिएगा मेरे साथ। अब देखते हैं एक्सक्यूज मी, अब देखते हैं आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया। आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया की अगर हम बात करते हैं सो इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं या फिर इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर कहते हैं। अब इसको इंडो ये वर्ड लगा रहे हैं, इंडो वर्ड इसीलिए लगा रहे हैं कि क्योंकि ये जो रूलर्स आए थे, इस्लामिक रूलर्स, ये बाहर से आने के बावजूद भी इन लोगों ने अपना जो भी आर्किटेक्चर या अपनी जो भी स्टाइल थी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, उसे इंडिया के स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके मिक्स करके उसे लाया। इसीलिए इसको इंडिया का और इस्लाम का जो भी इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसका मिक्सचर कहा जाता है, इसलिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ये कहलाया, या फिर इसे इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। अब इन्होंने वैसे के वैसे पूरा नहीं लाया था जो ये रूलर्स आए थे। उन्होंने जो इंडिया में पहले से आर्किटेक्चर था उसी के चलते कुछ चेंजेस लाके अपना खुद का एक स्टाइल बनाया था, इसीलिए इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। अब एक एक कंसेप्ट अगर देखेंगे तो यूज ऑफ आर्च एंड डोम्स, ये याद रखना है कैसे। तो आर्क एंड डोम की अगर बात करें तो इसे आर्क्वेड स्टाइल कहते हैं। पहले जो स्टाइल थी वो ट्रेबेट स्टाइल थी। अब आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि आर्क्वेड स्टाइल क्या होती है और ट्रेबेट स्टाइल क्या होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे आपको दरवाजे इस तरह से दिखते हैं, एंट्रेंस, उसे ट्रेबेट स्टाइल कहते हैं। अब तक आप टेम्पल के आर्किटेक्चर में इस तरह के एंट्रेंस देख रहे थे, करेक्ट। अब आप देखोगे आर्क्वेड में इस तरह के, ये जो होता है इसे आर्क्वेड स्टाइल कहते हैं, ये जो होता है इसे ट्रेबेट स्टाइल कहते हैं। आर्क और डोम्स बनाते थे, दीज आर आर्क्स। और डोम्स की बात करें तो जैसा ये स्ट्रक्चर, अगर कोई स्ट्रक्चर बना है ऐसा, सो इसके ऊपर पहले इस तरह से दिखता था आपको टेम्पल में, अब ये रिप्लेस हो जाएगा और ये दिखे। अब ये पहले ट्रेबेट स्टाइल में तो दरवाज़ा भी ऐसा होता था, अब ऐसा होगा और ऊपर इस तरह से डोम बनेगा। इसे कहते हैं स्टाइल को आर्क्वेड स्टाइल। तो ये हो गए आर्चेस और ये हो गए डोम्स, ठीक है। सो ये पहला चेंज आया आर्किटेक्चर में। अब आपको चेंजेस जो देख रहे हैं वो दूसरा चेंज ये था कि यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर तो ऐसा बन गया जिसमें आर्चेस और डोम्स देखने मिले। आर्चेस और डोम्स के अलावा मैं ये कहूँगा कि इनके जो भी स्ट्रक्चर्स थे उसके स्ट्रक्चर्स के अराउंड ये पिलर्स बनाते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मली आप देखते हैं, इनको मीनार कहते हैं, पिलर्स को मीनार कहते हैं। अब ये भी आपको देखने मिलता है मीनार यहाँ पे। इवन आप हैदराबाद में जाइए चार मीनार देखिए, या फिर आप ताजमहल पे जाइए, ताजमहल के भी आजू बाजू में आपको मीनार देखने मिलती है। तो ये मीनार का यूज़ करते थे। उसके अलावा मॉर्टर का यूज़ करते थे। मॉर्टर क्या है, तो मॉर्टर एक सीमेंटिंग एजेंट है। अब दो चीज़ों को जब हम ये करते हैं ना, तो ज्वाइन करते हैं, तो इसके लिए सीमेंटिंग एजेंट करके मॉर्टर का यूज़ होता है। हमने देखा था हड़प्पा में कौन सा यूज़ होता था, यस बताइए जल्दी। जैसा वेरी गुड, जिप्सम मॉर्टर, है ना। तो ये चीज़ें अच्छे से याद रहनी चाहिए आपको, और बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सब याद है। सो यह मॉर्टर यूज़ करते थे। अब देखिए यहाँ पे इनके जो भी अब तक आप जो डिज़ाइंस देख रहे थे, या जो भी हम कहेंगे कि जो भी आप वॉल पे देख रहे थे पेंटिंग, उसमें आपको ह्यूमन फिगर्स दिखी है। बट अब ह्यूमन और एनिमल फिगर्स यूज़ नहीं होगी, बिकॉज इस्लाम में अलाउ नहीं है ह्यूमन और एनिमल फिगर्स बनाना। सो इट इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। अब इस्लाम में प्रोहिबिटेड होने के कारण यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखेगी। बट अगर देखा गया तो अब डिज़ाइंस जो थी वॉल पे वो चेंज हो जाएगी। उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। तो उसमें कैलीग्राफी आएगा। डेकोरेशन के लिए कैलीग्राफी का यूज़ किया जाता है। कैलीग्राफी यानी हम कहेंगे कि इस तरह से लिखते हैं,
है ना। तो आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में देखा होगा लिखा हुआ, जस्ट मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये सब स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ कैलीग्राफी वाला, या फिर यहाँ पे बहुत पास से नहीं दिख रहा है। ताजमहल पे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ दिखता है आपको, है ना। तो अरेबिक लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको कहते हैं कैलीग्राफी, यानी अब लिखने वाला यहाँ पे डिज़ाइन शुरू हो गया था। सो ये कुछ चेंजेस हमें देखने मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे चेंजेस हम यहाँ पे देखेंगे, बट फिलहाल इतनी और भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फिर यही सब चीज़ों को अप्लाई करना है, ये जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही फिर होते रहेगा। ये कैलीग्राफी का यूज़ करेंगे। उसके अलावा स्पेशियस बहुत रहता है, जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बहुत स्पेशियस रहेगा, वो बहुत मैसिव रहेगा। स्ट्रक्चर्स आर मैसिव, स्पेशियस, एंड उसकी ब्रेड भी बहुत बड़ी रहेगी। आपने देखे ही हैं स्ट्रक्चर्स बहुत ही बड़े और स्पेशियस और मैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये सब हमें देखने मिलेगा। ये देखिए कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है। सो यहाँ पे ये भी हमें देखने मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ सिमेट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री यानी अगर आप किसी शेप को बीच से कट करो तो दो इक्वल शेप्स मिले, उसे सिमेट्री कहते हैं, जैसे कि हमें पता है। अब आप इनके किसी भी स्ट्रक्चर को आप बीच से अगर कट करोगे, फॉर एग्जाम्पल इसको भी अगर इसको भी हम इस तरह से कट करते हैं बीच से, तो दो सेम स्ट्रक्चर मिलेंगे। या किसी भी स्ट्रक्चर को यहाँ से भी आप करोगे, ठीक है, मैं बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा हूँ कंप्यूटर में, फिर भी यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसको सिमेट्री कहते हैं। तो इनके सभी स्ट्रक्चर्स में हमें सिमेट्री देखने मिलती है, और ज़्यादातर पानी का यूज़ करते हैं। आप चाहे ताजमहल पे जाओ या इनके किसी भी स्ट्रक्चर पे, तो आपको वहाँ पे वाटर टैंक्स दिखेंगे, तो वाटर का यूज़ काफ़ी करते हैं। जैसे हम अगर ताजमहल को देखें तो, या फिर हम यहाँ पे हुमायूं के टूम को देखें, तो भी हमें यहाँ वाटर दिखता है। तो वाटर में फाउंटेन्स भी लगाए जा सकते हैं, वाटर का काफ़ी यूज़ करते थे। तो वाटर क्यों रहता था? तो वाटर इसीलिए 3 पर्पज़ के लिए वाटर यूज़ किया जाता था। एक होता है डेकोरेटिव, एक होता है कूलिंग, और तीसरा है रिलीजियस पर्पज़। यानी देखिए डेकोरेशन के लिए वाटर बहुत अच्छा दिखता है, वाटर टैंक्स। और जब ये इंडिया में आए तो इन्हें ये पता चला कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्म है, जिस कारण इन लोगों ने कूलिंग के लिए पानी के टैंक्स वहाँ पे रखने शुरू किए अपने स्ट्रक्चर्स के पास। और रिलीजियस पर्पज़, चाहे कोई भी रिलीजन हो, जैसे हम देखते हैं कि हिंदुइज्म में भी आपको पैर धो के ही, हाथ पैर धो के ही मंदिर में जाना चाहिए, वैसे इस्लाम में भी आपको हाथ पैर धो के ही अंदर जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें रिलीजियस पर्पस भी सॉल्व हो जाता है पानी होने के कारण। तो 3 चीज़ों के लिए वाटर का यहाँ पे यूज़ किया जाता था। सो ये एक और इनका फीचर बनता है। उसके अलावा और भी कुछ मेथड्स, जैसे कि हम कहते हैं अरबेस्क मेथड। अरबेस्क मेथड क्या होती है ये सबसे पहले जान लेते हैं। अरबेस्क मेथड में क्या किया जाता है? अरबेस्क मेथड में वेजिटेशन से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस बनी है जो कि अरबेस्क मेथड से रिलेटेड है। ये डिज़ाइन में कैसे होता है कि कंटिन्यूअस कुछ स्टेम्स होते हैं। जैसे मैंने एक स्टेम बनाया, उससे ही दूसरा बनाया, यहाँ से तीसरा बनाया, यहाँ से चौथा बनाया, इस तरह से कंटिन्यूअस स्टेम्स होते हैं। और वेजिटेशन के रिलेटेड यहाँ पे हम कहेंगे कि ये बनाई जाती है डिज़ाइंस। यहाँ पे अगर चाहे तो लिप्स भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ फ्लावर्स भी बनाए गए हैं। सो ये जो मेथड होती है इसको अरबेस्क मेथड कहा जाता है। सो लीफी होता है थोड़ा, तो ये मेथड यहाँ पे यूज़ होती है डिज़ाइन बनाने के लिए। डिज़ाइन के साथ साथ चारबाग स्टाइल की अगर बात करूँ तो इनके स्ट्रक्चर्स के सामने ऐसी 4 बाग रहा करती थी। 4 यानी 4 और बाग यानी गार्डन, 4, और यहाँ से बीच से रास्ता, यहाँ वाटर टैंक भी हो सकती थी। जैसे कि आपको एक मैं दिखा दूँ, सो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं ये चारबाग स्टाइल को। 1 2 3 4 बाग, और बीच से ये रास्ता, यहाँ वाटर भी आपको देखने मिल रहा है। तो इस तरह की चारबाग स्टाइल जो है ये भी इनके इसमें हमें देखने मिलती है। चारबाग के अलावा और भी मैं आपको कोई चीज़ें इसमें बताऊँ, सो हमें यहाँ पे तीसरा जाली वर्क देखने मिलता है। देखिए इनके जो विंडोज़ होती है इसमें इस तरह की जाली बनी हुई है, इसको जाली वर्क कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि लाइट बहुत अच्छे से अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे जाली वर्क किया जाता है। तो ये जाली वर्क है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट को लेकर। और पीट्रा ड्यूरा टेक्निक का यूज़ करते हैं। पीट्रा ड्यूरा क्या होता है? पीट्रा ड्यूरा एक और कंसेप्ट है। ये जो आपको डिज़ाइन दिख रही है, अब इस डिज़ाइन में ये क्या करेंगे, अगर मुझे कुछ स्टोन जो होते हैं, जैसे कोई प्रीशियस स्टोन है, प्रीशियस स्टोन का यूज़ करेंगे या फिर जेम्स का यूज़ करेंगे, जो अलग अलग कलर के स्टोन्स मिलते हैं, और वो डायरेक्टली इस डिज़ाइन में डाल देंगे, और इस कारण डिज़ाइन और भी अट्रैक्टिव लगने लगेंगे। वॉल में डाल देते हैं, इसको कहते हैं ये पीट्रा ड्यूरा टेक्निक। उसके बाद जो आता है वो है फोर शॉर्टनिंग टेक्निक। ठीक है, इस पुराने बुक्स में इसे फोर साइटिंग दिया था, तो इसे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो इसमें उन्होंने भी चेंज किए, तो फोर शॉर्टनिंग टेक्निक कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये बहुत यूनिक फीचर है। इसमें जो बिल्डिंग होती है, ये बिल्डिंग में ये फोर शॉर्टनिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसमें जो इंस्क्रिप्शन लिखे है, अब यहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, बहुत मैसिव बिल्डिंग होती है, ऊपर से लेके नीचे तक इंस्क्रिप्शन लिखे,
अब ये ऊपर है तो आपसे काफ़ी दूर है, फिर भी ये जितना दूर है उतना नहीं दिखता, आपको क्लोजर लगता है। इसका मतलब फोर शॉर्टनिंग में ये लिख सकते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शंस अपीयर टू बी क्लोजर देन दे आर, है ना, जितने दूर है उससे थोड़े पास में आपको दिखते हैं। इसको फोर शॉर्टनिंग टेक्निक, इसलिए आपको कितने भी दूर की चीज़ पास लगती है। अब ये लिखने का उनका तरीका है, यहाँ थोड़ा बड़े इसमें लिखते होंगे, यहाँ छोटा छोटा करते जाते होंगे ताकि आपको दूर का और नज़दीक भी दिखे, तो बड़ा बड़ा करेंगे तो नज़दीक दिखेगा। इसको फोर शॉर्टनिंग टेक्निक कहते हैं। सो इतनी सारी टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। तो आने वाले जितने भी हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे उसमें आपको ये सब देखने मिलने वाली है टेक्निक्स। सो आपको ये टेक्निक्स कंटिन्यूसली अभी देखने मिलने वाली, तो आपको यहाँ पे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में। अब आप सब चीज़ें यहाँ पे जान चुके हैं, जबकि कि पेट्रा ड्यूरा क्या होता है। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? हर गाइस दिख रही है? यस सर। यस यस यस, थैंक यू। अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है इसकी शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी से शुरुआत होती है। स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर थे उनका नाम था, जहाँ से शुरुआत हुई वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत में जब हम आते हैं तो 1206 से लेकर 1526 तक यहाँ पे रहता है। 1526 में जब लोधी थे, इब्राहिम लोधी, ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन विच बैटल? Ibrahim Lodi was defeated by Babur in which battle? Yes, first battle of Panipat. Very good. First battle of Panipat में बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत जो है ये खत्म हो जाता है और वहाँ पे उसके जगह पे आके आ जाता है मुगल एम्पायर। अब मुगल ये जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल वाला पार्ट ये बहुत फास्ट कवर होता है आर्ट एंड कल्चर में, क्योंकि यहाँ पे सबकी स्टाइल सेम दिखती है लगभग। इसीलिए आपको अगर ये चीज़ें पता हो चुकी है, ये बेसिक चीज़ें, यहाँ जो होने वाले फीचर्स, तो अभी सभी जगह आपको यही फीचर्स दिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो तरह की स्टाइल्स आपको देखने मिलेगी, एक है इंपीरियल स्टाइल, एक है प्रोविंशियल स्टाइल। इंपीरियल स्टाइल यानी जो दिल्ली के रूलर्स है उन्होंने जो स्टाइल यूज की थी वो, प्रोविंशियल स्टाइल यानी जो लोकल रूलर यूज करते थे वो स्टाइल। सो प्रोविंशियल और इंपीरियल स्टाइल, दो तरह की स्टाइल यहाँ पे देखने मिलने वाली है। तो आइए सबसे पहले दिल्ली रूलर से शुरू करते हैं, इंपीरियल स्टाइल से शुरू करते हैं। इंपीरियल स्टाइल जो है, इसको इस फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, जस्ट अ मिनट, क्योंकि ये कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है। राइट, यस, अब दिख रहा है। इंपीरियल स्टाइल जो है, यहाँ पे पहली जो डायनेस्टी है वो है स्लेव डायनेस्टी, जो कि होती है 1206 से 1290 तक। स्लेव डायनेस्टी जो है इट वाज स्टार्टेड या इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो हमें ये पता चलता है कि इस स्टाइल को, यहाँ पे जो स्टाइल यूज करते थे इनको, इस डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता था, या फिर इस स्टाइल जो थी, ये जो स्टाइल है इसको मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। मामेलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत को या फिर स्लेव डायनेस्टी को। उसके साथ साथ मोस्ट वर रिमॉडलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर जो भी थे उसको रिमॉडलिंग की गई स्लेव्स के द्वारा, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी नई नई डायनेस्टी जो थी, जो सेटअप हुई थी, और उनको अपना एक्सपांशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आर्किटेक्चर पे, बट उन्होंने जो भी चीज़ें थी उसको रिमॉडलिंग तो किया ही हिंदू स्ट्रक्चर्स को। उसके अलावा उन्होंने नंबर ऑफ जो मॉन्यूमेंट्स है उसको भी बनाना शुरू किया। They also built some number of यानी certain number of monuments, not much, but उन्होंने काफ़ी लिमिटेड से बनाए हैं। बाकी जो है हिंदू स्ट्रक्चर को उन्होंने रीमॉडल किया है। उसके अलावा कुतुब मीनार को इन्होंने बनाया था। कुतुब मीनार को जब बनाया गया, तो कुतुब मीनार की अगर बात करें तो इट इज़ 5 स्टोरी। उसके साथ साथ ग्राउंड प्लान जो है वो ग्राउंड फ्लोर जो है वो ऐबक ने बनाया है। अब आगे के 3 फ्लोर जो है वो इल्तुतमिश ने बनाया और 5th फ्लोर तुगलक ने बनाया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमें ये चीज़ें पता चलती है कि स्लेव डायनेस्टी में जो ये थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था किसके याद में? खुद के नाम पे बनाया है। कुतुबुद्दीन नाम था इसलिए उसका नाम कुतुब मीनार दिया गया है, या किसी और के नाम पे? अच्छे से याद रखिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये नाम था उनके, जो सेंट था, सूफी सेंट, उनका नाम था ये। तो उनके नाम पे यहाँ पे कुतुब मीनार की उन्होंने बनाने की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बनाया था और 3 फ्लोर इल्तुतमिश बनाया, 5th फ्लोर तुगलक ने बनाया, और जो दरवाजा है जिसे अल्वाई दरवाजा कहते हैं वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इनके स्लेव डायनेस्टी के आर्किटेक्चर का कोएतुल इस्लाम मॉस्क, दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम जैन टेम्पल, ऐसा कहा जाता है। पहले वो जैन टेम्पल हुआ करता था और उसको बनाया गया कोएतुल इस्लाम नाम का एक मस्जिद। सो यही है कि कुछ हिंदू स्ट्रक्चर्स का रिमॉडलिंग किया गया था, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पे बनाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा देख लेते हैं और कुतुब मीनार देख लेते हैं। दिस इज 2.5 दिन का झोपड़ा एंड दिस इज कुतुब मीनार। 1 2 3 4 5 स्टोरीड बिल्डिंग है। 1 2 3 4 5। फर्स्ट जो ये ग्राउंड फ्लोर है ये बनाते हैं ऐबक और 3 बनाते हैं इल्तुतमिश। यहाँ पे बनाया जाता है तुगलक द्वारा, और ये जो यहाँ पे दरवाजा दिखेगा आपको आगे दिखेगा, ये बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने।
और ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो इसे इसीलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है क्योंकि शायद इसके 2 रीज़न्स हैं। ये साइंटिफिक यानी जो भी रीज़न्स है, हिस्टोरियन अब तक इसका मेन रीज़न नहीं जान पाए, बट 2 रीज़न यहाँ पे पता चलते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी है वो 2.5 दिन की है, इसलिए समझ जाइए 2.5 दिन का झोपड़ा। या फिर दूसरी बात ये है कि जब नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो यहाँ के जो रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि मुझे अभी के अभी यानी एक क्या कहते हैं, एकदम फास्ट में कोई एक स्ट्रक्चर बना के होना, जहाँ पे कोई एक मॉस्क जैसा बना के होना, जहाँ पे मैं हम लोग नमाज पढ़ सके। इसीलिए 2.5 दिन में ही एक तैयार बनाया गया था, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। इसकी चीज़ें कुछ भी हो सकती है। ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कहा था कि 2.5 दिन में जल्द से जल्द बनाया जाए, तो ये 2.5 दिन में बनाया गया। बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी है। ये लोग हैं जो इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं इसके सामने। सो ये पता नहीं इसके मेन रीज़न क्या है, बट ये किसी किताबों में अभी तक लिखा नहीं गया है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड चीज़ है। अब हम देखते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की अगर बात करें तो खिलजी डायनेस्टी किसने हु एस्टेब्लिश्ड खिलजी डायनेस्टी? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के कौन थे जलालुद्दीन खिलजी? फादर इन लॉ भी थे और अंकल भी थे, दोनों थे। दोनों थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के वो चाचा भी थे और अलाउद्दीन खिलजी के वो फादर इन लॉ भी थे, दोनों थे, क्योंकि उनके ही बेटी से शादी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सो ये चीज़ें हैं। 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी चलती है। इट वाज फाउंडेड बाय खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खिलजी। इसको सेजलुक स्टाइल कहते हैं, जैसे उनको मामलुक स्टाइल कहते हैं ना, वैसे इनको सेजलुक स्टाइल कहते हैं। ये इनके लैंग्वेजेस में वर्ड्स यूज किए जाते हैं। हम तो इनको खिलजी डायनेस्टी कहते हैं, बट ये स्टाइल को सेजलुक स्टाइल कहा जाता है। बट स्टाइल थोड़ी सी अलग है, बट पैटर्न फॉलो जो होगा वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ही फॉलो होता है ना। तो जैसे कि अभी किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मामलुक स्टाइल, यहाँ पे सेजलुक स्टाइल, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। जैसे मामलुक स्टाइल में कहीं भी डोम यूज करते हुए नहीं दिखे, बट सेजलुक स्टाइल में यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ एक डोम दिख रहा है। ये डोम यहाँ से शुरू होती है आर्कुएट स्टाइल, एग्जैक्टली वैसी की वैसी। आर्कुएट स्टाइल में आर्चेस होते हैं, डोम होते हैं, हर चीज़ यूज की गई थी खिलजी डायनेस्टी के दौरान, इसीलिए इसको आर्कुएट स्टाइल कहा गया है। आर्कुएट स्टाइल की शुरुआत जो असली होती है वो होती है खिलजी डायनेस्टी से। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले टेम्पल्स के फ्लैट रूफ हुआ करते थे, बाद में जो थर्ड स्टेज था उसमें इसको शिखर मिले, या फिर थर्ड स्टेज दोनों साइड में थर्ड स्टेज में मिले, वैसे ही यहाँ पे मिला खिलजी डायनेस्टी में आर्कुएट स्टाइल, पूरी वैसे की वैसी। और यहाँ पे यूज ऑफ मॉर्टर बहुत ज़्यादा किया गया। यहाँ रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते थे, इसलिए रेड कलर की आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही है खिलजी डायनेस्टी की। सो ये चीज़ें हैं। और ये बनाया गया है अलाई दरवाजा, इट वॉज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा वॉज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये एक दरवाजा है जो कुतुब मीनार के बाहर आपको देखने मिलता है। सो कुतुब मीनार के बाहर का जो दरवाजा है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया हुआ है। सो ये चीज़ हो गई खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी के बाद अगली जो डायनेस्टी हम पढ़ते हैं वो आई तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में क्राइसिस पीरियड चल रहा था। जैसे कि मैं तुगलक पे पिछला ही लेक्चर मैंने डाला था मिडीवल में तुगलक में, उसमें मैंने ये भी बताया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो कितने खतरनाक से उन्होंने कुछ प्लानिंग्स किए थे, कितने अलग अलग पॉलिसीज लाई थी, जिसमें आपको दिखता है टैक्सेशन ऑफ दोआब, या फिर प्रपोज्ड खुरासन एक्सपेडिशन हो गया, या फिर कराची एक्सपेडिशन हो गया, ये सब जो चीजें आई थी तो ये हो गया। उसके साथ साथ ये जो सैंडस्टोन यूज करते थे वो ग्रे सैंडस्टोन यूज करते थे। जैसे कि पहले आपको देखने मिला वो सैंडस्टोन जो यूज करते थे वो रेड सैंडस्टोन यूज करते थे स्लेव डायनेस्टी में। यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन यूज किया जाता था। ये जो सैंडस्टोन आपको दिख रहा है ये ग्रे है। फोकस वाज मोर ऑन स्ट्रेंथ एंड लेस ऑन डेकोरेशन। यहाँ डेकोरेशन नहीं, बहुत सिंपल बिल्डिंग दिख रही है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट ज्यादा फोकस जो किया जा रहा है वो स्ट्रेंथ पे किया जा रहा है, क्योंकि इसके जो वॉल्स है ये स्लोपिंग वॉल्स बनाए गए हैं। स्लोपिंग वॉल्स बनाएंगे आपको लगेगा कि ये क्या स्ट्रक्चर बना दिया, स्लोपिंग वॉल। तो स्लोपिंग वॉल जहाँ के रहते हैं वो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, उसको जल्दी टूटेगा नहीं। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वॉल्स को स्लोपिंग रखा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये जो स्लोपिंग वॉल वाला मेथड, इसको बैटर मेथड कहा जाता है। ये जो मेथड है ये बैटर मेथड है, जहाँ पे स्लोपिंग वॉल्स है। उसके साथ साथ आर्चेस है, लिंटेल है, बोथ मेथड ऑफ
एंट्रेंस यहाँ पे आपको देखने मिलती है काफ़ी बार। यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने ऐसा लिंटल भी बना दिया और यहाँ पे ऐसे आर्च भी बना दिया। ठीक है, ये दोनों मिक्सचर उन्होंने किया था जो तुगलक थे उन्होंने। तुगलक के पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो कुछ कर पाए, तो उन्होंने ज़्यादातर टुम्ब बनाए। टुम्ब बनाया खुद का, तुगलक का जो टुम्ब होता है, मकबरा होता है खुद के, वो बनाए थे इन लोगों ने और इसमें इन लोगों को दफनाया गया था। सो ये सब चीज़ें जो है उनका ज़्यादातर ध्यान टुम्ब बनाने पे ही रहा, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए जस्ट बिकॉज ऑफ क्राइसिस पीरियड। क्राइसिस पीरियड के बाद तुगलक के बाद आते हैं बैटर सिस्टम। अगर आया ना बैटर मेथड, तो याद रखिएगा तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो है आखिरी डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी, जिसको हम कहते हैं लोधी डायनेस्टी। तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी को के कुछ आर्किटेक्चर्स नहीं हैं, इसलिए हम ज़्यादातर वहाँ पे नहीं जाते। आर्ट एंड कल्चर में लोधी डायनेस्टी को डायरेक्टली फॉलो किया जाता है। लोधी डायनेस्टी जो है, इनके वक्त आर्किटेक्चर कंटिन्यू टू टेक बैक सीट पे। तो आर्किटेक्चर तुगलक के वक्त से ही जाना शुरू हुआ, बट लोधी के वक्त भी काफ़ी गया, क्योंकि इनके वक्त भी काफ़ी अटैक्स और काफ़ी सारे रिवोल्ट, काफ़ी सारा अपोजिशन ये चलते रहे। जैसे कि नोबल्स काफ़ी सारे इनके खिलाफ होते जा रहे थे और काफ़ी प्रॉब्लम्स इनके वक्त चल रही थी लोधी डायनेस्टी पे। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर पे ज़्यादा काम नहीं कर पाए, बट इन्होंने डबल डोम वाली चीज़ें बनाई। सबसे पहले इन्होंने सिर्फ अपने टूम बनाए, उसके अलावा ये कुछ बना नहीं पाए और इन्होंने डबल डोम वाला कंसेप्ट लाया। डबल डोम कैसा होता है ये बता देता हूँ। पहले ऐसा एक डोम दिखता था, इसके अंदर की पूरी जो ये है वो पूरी खाली जगह होती थी। अब इन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए डोम की इसके अंदर एक और डोम डाल दिया ऐसा, और इसकी जो हाइट, इसकी जो ये है हाइट, ये थोड़ी कम हो जाती है, बट ये स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इनर एक डोम रखा है, ये जो होता है ये स्ट्रेंथ देता है और लोअर इनर हाइट को कम कर देता है ना। तो ये स्ट्रक्चर की जो इनर हाइट होगी ये कम हो जाएगी। ये मैंने बनाई, इसे मिटा देना चाहिए, बट ये यहाँ पे होगा। उसके अलावा लैविश डेकोरेशन ये लोग नहीं करते थे, और ये सपोर्टिंग बाय स्लोपिंग वरांडा, ये भी स्लोपिंग वरांडा बनाते थे। जो भी इनके कॉरिडोर से वो स्लोपिंग रखते थे ताकि और इसको स्ट्रेंथ मिले, और ऑक्टेगोनल शेप में बनाते थे। इनका जो ग्राउंड प्लान है वो ऑक्टेगोन में रहता था। ऑक्टेगोन अभी आपको पता है कैसा रहता है। ताज भी ऐसा ही बना है ऑक्टेगोन में। ताज को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे नीचे से, तो ताज ना ही गोल है, ना ही रेक्टेंगुलर है, ना ही स्क्वायर है, ताज है ये ऑक्टेगोनल शेप में, ताजमहल। सो ये चीज़ें हैं बिल्ट ऑन ऑक्टेगोनल शेप, ये भी ऑक्टेगोनल शेप में ही बनाते थे। लोधी गार्डन जो है और सिटी ऑफ आगरा जो है, जो लोधी गार्डन है, सिटी ऑफ आगरा है, सिकंदर लोधी ने ये दो चीजें बनाई थी। सिकंदर लोधी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड ही डेवलप्ड दिस सिटी ऑफ आगरा। अगर आपको जैसे कि पता है, आज जो लेक्चर आने वाला है इसमें आपको ये सब चीजें पता चलने वाली है कि सिटी ऑफ आगरा सिकंदर लोधी ने किस तरह से यानी उन्होंने डेवलप किया था, और उसके साथ साथ उन्होंने कैपिटल जो है वो शिफ्ट भी की थी। ये चीजें आज लेक्चर में आपको पता चलेगी। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आगरा जो है वो उन्होंने डेवलप किया है और लोधी गार्डन्स भी बनाए हैं लोधी डायनेस्टी ने। उसके अलावा ये सिर्फ टुम बनाते हैं, खुद के मकबरे बनाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे डबल डोम वाला जो अगर आता है कंसेप्ट तो लोधी के वक्त आता है, बैटर वाला आता है तो वो तुगलक के वक्त आता है, और अगर सबसे पहले आर्किड स्टाइल आती है तो वो खिलजी के वक्त आती है। ये तीन चीज़ें अभी आपको यहाँ पता चल चुकी है। उसके बाद ये सारी, गार्डन तो दिल्ली में है ना? हाँ लोधी गार्डन दिल्ली में है और आगरा, बहुत सारे डोम्स भी हैं, बहुत हाँ बड़े हैं। बहुत बड़ा है लोधी गार्डन। यस, दिल्ली में है, बहुत बड़ा है। वो इन्हीं के वक्त बनाया गया है, लोधी के वक्त। ओके, उसके बाद जो अगला आते हैं वो है प्रोविंशियल स्कूल। तो अब तक हमने जो देखी वो थी कौन सी स्कूल्स थी वो? इंपेरियल स्कूल, है ना। तो दो टाइप ऑफ स्कूल्स हमने यहाँ पे देखा था। दो टाइप ऑफ स्कूल होती है, इंपेरियल स्कूल और प्रोविंशियल स्कूल। अब हम आते हैं प्रोविंशियल स्कूल में। सो प्रोविंशियल स्कूल में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोविंशियल स्कूल यानी कि यहाँ की जो लोकल रूलर्स थे उन्हीं के द्वारा डेवलप किए हुए कुछ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें हमें सबसे पहले देखने मिलते हैं बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल में इन्होंने यूज किया है ब्रिक्स का और ब्लैक मार्बल का। ब्रिक्स एंड ब्लैक मार्बल्स वर यूज्ड। यहाँ ब्रिक्स का इस्तेमाल करते और ये बनाते। ये बांग्ला रूफ है, फिर से देखेंगे तो कर्व कंटिन्यू यूजिंग बांग्ला रूफ का इस्तेमाल करते थे। डोम जैसा ही दिखता है बांग्ला रूफ, बट ये बांग्ला रूफ है और वो डोम है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके शेप में, ऐसा थोड़ा सा डोम में अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर साइड होता है। सो ये एक मेन डिफरेंस है। देखिए डोम ऐसा दिखेगा और बांग्ला रूफ ऐसा दिखेगा। सो यहाँ पे जो बनाया जाएगा ये कदम रसूल मॉस्क है, गौर में अदीना मॉस्क है, पांडुआ करके जगह है। यहाँ पे ये इसके फाइन एग्जांपल्स है जो बंगाल स्कूल है उसके। सो बंगाल स्कूल के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। प्रोविंशियल स्कूल पे वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछते, फिर भी हम कोई पार्ट ये जो है इस पर रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये मुगल के वक्त का आर्ट है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है प्रोविंशियल स्कूल। सो कदम रसूल मॉस्क गौर में है, अदीना मॉस्क जो है पांडुआ में है। ये जो है ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है बंगाल स्कूल के। बंगाल स्कूल के बाद जो अगली स्कूल हमें देखने मिलेगी वो रहेगी मालवा स्कूल। ये भी प्रोविंशियल स्कूल है। मालवा कहाँ पे है?
सर पांडुआ की जो लोकेशन है वो बंगाल में ही है क्या? यस यस, बंगाल में है, गौर भी बंगाल में है। बंगाल स्कूल का जितना भी है वो बंगाल वाले, हाँ। उसके अलावा मुझे बताइए मालवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यस, मध्य प्रदेश में है मालवा। मालवा प्लेट्यू, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है मालवा प्लेट्यू, ये वो चीजें, है ना। सो विंध्यन रेंजेस, विंध्यन रेंजेस कहाँ पे है? मध्य राजस्थान। प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। विंध्या और मिलता है आके एक सातपुड़ा, ये है ना, एमपी वाले हैं। मालवा, ये पूरे मालवा, सातपुड़ा हो गया, विंध्या हो गया। सतपुड़ा मालवा। यस। सो उसके साथ साथ हम देखते हैं यूज ऑफ डिफरेंट कलर्ड स्टोन, अलग अलग कलर के स्टोन यहाँ यूज करते थे। लार्ज विंडोज यहाँ यूज की गई, यूरोपियन इन्फ्लुएंस यहाँ पे हमें देखने मिलता है मालवा स्कूल में। अलग अलग कलर के स्टोन यूज करते थे ये बनाने के लिए। उसके साथ साथ बड़ी बड़ी विंडोज रखा करते थे, बहुत बड़ी बड़ी विंडोज। और ये कंसेप्ट आता है यूरोपियन इन्फ्लुएंस से। यूरोपियन जो थे वहाँ पे बड़ी बड़ी विंडोज यूज होती थी। यूरोप के जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे तो उसी तरह के मॉन्यूमेंट यहाँ बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो मीनार्स है ये यहाँ पे यूज होते हुए नहीं दिखते। मीनार्स वर नॉट यूज्ड इन मालवा स्कूल। उसके साथ साथ इस स्कूल को पठान स्कूल भी कहा जाता है। यहाँ पे एनवायरमेंटल एडेप्टेशन काफ़ी अच्छा, एडॉप्शन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे वेजिटेशंस हो गए या फिर ट्री प्लांटेशन या जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे से की जाएगी। और यहाँ वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है, जो कि एक एनवायरमेंटल एडेप्शन यहाँ देखने मिलता है। बहुत नेचर से जुड़े हुए थे मालवा स्कूल वाले और वेल वेंटिलेटेड थे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ भी थी। उसके साथ साथ लाइटली आर्च थे, इनके आर्च जो है ये थोड़े से लाइट थे, बहुत बड़े बड़े आर्च नहीं दिखते। तो आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स हुआ करते थे इनके यहाँ, जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता था और बाद में यूज़ करते थे, तो वाटर का कभी कमी महसूस ना हो। सो यहाँ पे बाउलीज कहते हैं उसको, बाउली कहते हैं, जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर बनाया जाता था मालवा स्कूल वालों के इसमें। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई कोई जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जैसे द्रविडियन स्टाइल, वहाँ टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पे भी आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स का इस्तेमाल कर किया जाता है। लोकल अवेलेबल मटेरियल जो है उसे यूज़ किया जाता था। कभी भी कुछ बनाना है तो मालवा रीजन में जो लोकली अवेलेबल मटेरियल होगा उसको डायरेक्टली यूज़ करके वो बना देते थे स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि रेड सैंडस्टोन ही यूज़ करना है या फिर ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ भी बैटर सिस्टम यूज़ किया गया है। बैटर सिस्टम क्या होता है आप लोग मुझसे अभी अच्छी तरह से जानते हैं। बैटर सिस्टम क्या होता है फिर से बताइए कोई। स्लोपिंग वॉल। स्लोपिंग वॉल। तो यहाँ पे आपको दिख रही है स्लोपिंग वॉल। सो ये जो है ये रानी रूपमती पवेलियन है। रानी रूपमती पवेलियन मध्य प्रदेश, जहाज महल, अशरफी महल सबके सब मध्य प्रदेश के हैं। सो ये जो बनाया गया है यहाँ पे स्लोपिंग वॉल है। रानी रूपमती जो थी उनके इसमें ये बनाया गया है, उनके रहने की ये जगह है। सो ये एक और चीज़ है मालवा स्कूल जो हमें देखने मिली। मालवा स्कूल के बाद जो देखने मिलता है वो है जौनपुर स्कूल। जौनपुर स्कूल। सो जौनपुर का, हाँ, यस। रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी बिल्ड दोस मालवा स्कूल। मालवा स्कूल जो भी प्रोविंशियल लोकल रूलर्स थे ना वहाँ के, मालवा के, यहाँ वहाँ, ये पूरे प्रोविंशियल वाले हैं, ये दिल्ली के नहीं है। सो दैट एरिया वाज अंडर कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। हाँ, दिल्ली सल्तनत के अंडर हुआ करता था। बट यहाँ पे कैसा होता था कि जैसा अभी मेनली क्या होता है कि प्रोविंसेस में जैसे कि किसी किसी को रखा जाता है, कोई आपके जो ये है ना क्या कहते हैं उनको, जागीरदार यानी फ्यूडेटरीज और ये सब जो रखते हैं ना, तो वो लोकल रूलर्स अपना अपना डेवलपमेंट वहाँ पे करते थे प्रोविंशियल स्कूल्स में। बाकी जो दिल्ली का मेनली आर्किटेक्चर बनाया जाता था वो दिल्ली सल्तनत के थ्रू बनाया जाता था। ओके, ये होता है, इसलिए स्ट्रक्चर्स में हमें चेंजेस दिखते हैं। तो ये जौनपुर स्कूल है। जौनपुर वाला जो अगर हम बात करें तो जौनपुर कहाँ पे है? यूपी में जौनपुर है और इसे शर्की स्टाइल कहा जाता है। शर्की स्टाइल जो है ये क्या है, तो अवॉइडेड यूज ऑफ मीनार। शार्की स्टाइल जो होता है, जौनपुर स्कूल वालों को शार्की स्टाइल कहा जाता है। और यहाँ पे ये लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं जो भी मीनार से, उनको यहाँ पे आपको मीनार यूज होते हुए नहीं दिख रहे। और इनको पठान स्टाइल भी कहा जाता है, पठान स्टाइल भी कहा जाएगा। उसके साथ साथ हाँ, नहीं सॉरी, पठान स्टाइल में जैसे अवॉइड करते थे ना वो ये यूज़ करना, वैसे ये भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी मीनार यूज़ नहीं होते थे। ये पठान स्कूल, यहाँ मीनार यूज़ नहीं होते, उसी तरह यहाँ भी मीनार यूज़ नहीं होते। इनको शार्की स्टाइल कहते हैं, उनको पठान स्कूल भी कहते हैं, पिछले वाले जो थे उनको, जो कि थे मालवा स्कूल। अब ये जो है इसका यूनिक फीचर ये है कि इसमें बोल्ड और फोर्सफुल कैरेक्टर पेंट किए जाते हैं। जब भी कुछ बनाया जाता है तो उस पर बोल्ड और फोर्सफुल कैरेक्टर पेंट किए जाते हैं बड़े बड़े स्क्रीन पे और सेंटर पे। और यहाँ पे अगर आप
देखोगे तो सेंटर एंड साइड बेस जो है प्रेयर हॉल के, फॉर एग्जांपल ये अगर प्रेयर हॉल है, ये प्रेयर हॉल है जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी स्क्रीन है, इस पे जो भी लिखा जाएगा वो बहुत बोल्ड और बहुत फोर्सफुल कैरेक्टर्स में लिखा जाएगा और बहुत ह्यूज बनाया जाएगा। ये देखिए लोग कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं और ये कितना ह्यूज है। ये अंदर प्रेयर हॉल है और ये जो आपको दिख रहा है ये है अतला मॉस्क इन जौनपुर। अतला मस्जिद जो है जौनपुर का, वो इनका फाइन एग्जाम्पल है। जौनपुर स्कूल का जो मीनार यूज नहीं करते हैं, बोल्ड और फोर्सफुल कैरेक्टर लिखते हैं और बहुत ह्यूज स्क्रीन पे लिखते हैं। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ जौनपुर स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, वो है बीजापुर स्कूल। बीजापुर स्कूल जो है, इसमें एक चीज हम ये देखते हैं कि बीजापुर, ये आदिल शाह जो थे, आदिल शाह, उनके अंडर ये डेवलप हुई थी और ये आखिरी प्रोविंशियल स्कूल है। इसके बाद जो आपको देखने मिलेंगे वो मुगल आर्किटेक्चर देखने मिलेगा। बीजापुर स्कूल जो है इसे डेक्कन स्टाइल में भी कहा जाता है। बीजापुर स्कूल वॉज डेवलप्ड अंडर पैटर्नेज ऑफ आदिल शाह। बीजापुर स्टाइल और या फिर जो डेक्कन स्टाइल है ऑफ आर्किटेक्चर है, यहाँ पे डेवलप किया गया था। सो ये एक चीज़ है। और यहाँ पे 3 आर्क फैकेट आपको देखने मिलते हैं। 3 आर्च यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए 1 2 3, एक साइड ही 3 है। तो ये इस तरह से ये बनाते थे बीजापुर स्कूल वाले। और इनका जो डोम है वो बल्बस डोम होता था। बल्बस यानी बहुत फुला हुआ, बहुत ऐसा यानी मोटा सा एक डोम आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो उसके बाद हमें जो देखने मिलता है वो है यूज ऑफ कॉर्नाइसिस। अब यूज ऑफ कॉर्नाइसिस में याद रखिएगा कॉर्नाइसिस होते क्या, ये सबसे पहले जानना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है और ये दोनों को ज्वाइन करने के लिए ये कुछ चीजें बनी, इसको कहा जाता है कॉर्नाइसिस। ये सब कॉर्नाइसिस है जो यहाँ पे आपको दिख रहे यूज होते हैं, जो कि पिछले कुछ बिल्डिंग्स में आपको नहीं दिख रहे थे। यहाँ देखिए डायरेक्ट चीजें थी यहाँ पे भी। तो कॉर्नाइसिस यहाँ पे बहुत यूज किए गए हैं, ये हमें देखने मिलता है गोल गुंबज में। ये देखिए कॉर्नाइसिस बहुत बाहर आया हुआ पोर्शन होता है और ये कनेक्टेड होता है, इसे कहा जाता है कॉर्नाइसिस। और ये है सीलिंग विदाउट अपरेंट सपोर्ट। और जो सीलिंग बनाते हैं उसको कोई सपोर्ट नहीं होता है। ओके, तो विदाउट एनी सपोर्ट यहाँ पे सीलिंग बनाए जाते हैं। और कार्विंग्स जो है वो काफी रिच होते हैं। यहाँ आप कार्विंग्स देख रहे हैं, काफी रिच कार्विंग्स यहाँ पे की गई है। और ये एग्जाम्पल है गोल गुंबज बीजापुर में जो आदिल शाह ने बनाया था। गोल गुंबज जो है इट इज अ विस्परिंग गैलरी। विस्परिंग गैलरी का मीनिंग क्या होता है, कौन बताए? 7 times visible. हाँ, Not hearing of 7 times. हियरिंग ऑफ, यस। और Echo student देती है। एको, यस। इफ यू दीवार के एक कोने से अगर बोलेंगे तो दूसरे कोने सुनाई देगा। यस यस यस। यानी आप कहीं भी यहाँ किसी भी मॉन्यूमेंट में जाके कहीं भी विस्पर करोगे तो पूरी जो इसका जितने भी ये है स्ट्रक्चर वहाँ सुनाई देता है। सो एक एक कोने में सुनाई देता है। इनको विस्परिंग ये कहा जाता है मॉन्यूमेंट्स। सो विस्परिंग गैलरी जो है इंडिया में वो अब तक हमें जितनी फेमस है वो 3 है। 3 विस्परिंग गैलरीज है। तो देखिए वो क्या होता है, मेड इन सच अ मैनर, ऐसा बनाया जाता है दैट इवन विस्पर्स कैन बी क्लियरली हर्ड इन अदर पार्ट ऑफ गैलरी। आप यहाँ विस्पर करोगे तो भी वो अदर पार्ट ऑफ गैलरी में सुनाई देगा। ये इसका फाइन एग्जांपल गोल गुंबज में है। गोल गुंबज है बीजापुर में। बीजापुर है कौन से स्टेट में? कर्नाटका. कर्नाटका। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता। कोलकाता। उसके साथ साथ हम अगर देखें गोलघर ग्रेनरी बंदीपुर, तो गोलघर ग्रेनरी है बिहार में। गोलघर ग्रेनरी, ये 3 जगह पे आपको देखने मिलते हैं विस्परिंग गैलरी। कहीं भी विस्पर करोगे तो वो कहीं भी हर जगह सुनाई देगा। सो एक चीज याद रखिएगा, ये जो विस्परिंग गैलरीज है इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर विस्पर गैलरीज, है ना, तो ऑफ इंडिया, तो ये पूछा जा सकता है। तो अच्छे से इसे याद रखिएगा। गोल गुंबज, विक्टोरिया मेमोरियल, गोलघर ग्रेनरी जो कि बिहार में है। मुगल आर्किटेक्चर में हमें शुरुआत करनी थी, तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अभी हम शुरुआत करने वाले थे मुगल आर्किटेक्चर से। तो जैसे मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि 1526 में जो लड़ाई हुई थी उसका नाम भी आपने बताया था, दैट इज़ बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की लड़ाई में लोधी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था बाबर ने, क्योंकि इब्राहिम लोधी जो थे इनको बाबर हरा देते हैं। और बाबर जब इन्हें हरा देते हैं तो वो होती है बैटल ऑफ पानीपत। और 1526 में दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत ख़त्म होने के बाद मुग़ल आ जाते हैं। फिर मुग़ल अपना आर्किटेक्चर लेके इंडिया में आते हैं। और मुग़ल का आर्किटेक्चर जो था वो बहुत ही अलग और बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चर हमें देखने मिलता है। मुग़ल के आर्किटेक्चर की अगर शुरुआत करें पहले मुग़ल के रूलर से तो वो थे बाबर। बट बाबर को यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिला नहीं, क्योंकि बाबर किंगडम को सेटअप करने में लगे हुए थे। तो बाबर आर्किटेक्चर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाए वैसे भी। बट आपको एक बता दूं कि कबूली बाग मॉस्क है,
काबुली बाग मॉस्क जो है ये बाबर ने बनाया था, और ये उन्होंने 1527 में पानीपत में ही बनाया था उनकी विक्ट्री के लिए, बस उसके अलावा वो ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए। तो उनका एक काबुली बाग मॉस्क है। तो ठीक है, ये मैं आपको ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, क्योंकि बाबर को लेके, बाबर वैसे भी आर्किटेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, ये उन्होंने पानीपत में बनाया था सिर्फ इतने के लिए कि वो वहाँ पे जीते थे। बाबर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं यानी आपने देखा था कि कुछ टाइम के लिए इंडिया अपने किंगडम से बाहर ही रहे, क्योंकि बीच में शेरशाह आ गए थे। शेरशाह आने के कारण हुमायूं को काफ़ी टाइम तक बाहर रहना पड़ा, इसलिए हुमायूं भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। हुमायूं के बाद उनका बेटा आता है अकबर, जिनका रूल जो था वो सेटल हो चुका था, फिर रूल जो है वो स्टेबल हो गया, इसीलिए अकबर को टाइम मिला कि वो कुछ आर्किटेक्चर बना पाए, कुछ अपना टाइम आर्किटेक्चर को दे पाए इंडियन आर्किटेक्चर में। तो वहाँ से शुरू होता है अकबर से, मेनली वो होते हैं इनके आर्किटेक्चर। मुगल के आर्किटेक्चर जो अकबर ने शुरुआत की थी, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे अकबर ज़्यादातर रेड सैंडस्टोन का यूज़ करते थे। रेड सैंडस्टोन के साथ साथ वो ट्यूडर आर्क का यूज़ करते थे। अब ट्यूडर आर्क क्या होता है, तो ये आपको थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ट्यूडर आर्क के बारे में। ट्यूडर आर्क याद रखना है तो ये देखिए, अब ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अब ज्योमेट्री का उतना आपको तो याद नहीं रखना है, नाम भी ट्यूडर आर्क याद रहा तो भी चलता है आपको, बट मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कैसा होता है कि ऐसा एक आर्क बनाते हैं आप। ये जो आर्क बनाते हैं, यहाँ का जो पोर्शन है यहाँ का, इसको बनाते वक्त ये देखा जाता है कि यहाँ से और यहाँ का जो पोर्शन, इसके सेंटर, यानी ये सेंटर एकदम एग्जैक्टली बीच में आ रहा होगा, तो यहाँ पे एक लाइन निकाल, यानी यहाँ से फिर उसको शेप दिया जाता है ऐसा, इसको कहा जाता है ट्यूडर आर्क। तो 4 सेंटर्ड आर्क होता है ये, है ना। तो सेंटर में आपको देखने मिलता है, सेंटर में अचानक से यहाँ पे बनता है आर्क, सेंटर से लेके, इसको कहा जाता है ट्यूडर आर्क, ठीक है। बट बाकी भी आर्क जो है उसमें भी काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें देखने मिलती है, बट ज्योमेट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे ये हमें देखने मिलता है ट्यूडर आर्क में, इसको 4 सेंटर्ड आर्क कहेंगे। सो अकबर के वक्त ये सब रहा। अकबर ने क्या क्या नहीं बनाया, अकबर के, अब आपको यहाँ पे अलग से पढ़ना नहीं अकबर के इसमें क्या क्या था। अकबर के इसमें आर्च थे, अकबर के इसमें डोम थे, अकबर के इसमें चारबाग था, हर एक, यानी आप ये देख सकते हैं कि अकबर ने जो स्ट्रक्चर्स बनाए, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे जितनी भी चीज़ें, वैसे ही रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाई। ये सब जो देखने मिला ना आपको, वो सब यूज़ किया। अब इन सब को आपको अलग अलग इसीलिए नहीं पढ़ना पड़ता है क्योंकि वही स्टाइल सब ने यूज़ किए। अब मुगल आर्किटेक्चर में अकबर ने सिर्फ रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया, उन्होंने आगरा फोर्ट बनाया। अकबर ने ये जो स्टाइल थी कंस्ट्रक्शन की, वो यूज़ की थी आगरा फोर्ट से। आगरा फोर्ट में उन्होंने बनाया, बट आगरा फोर्ट भी उसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें वो नहीं बना पाए। उन्होंने सिर्फ किला बनाया था आगरा नाम का, जो आगरा में यूपी में, उसमें की काफ़ी सारी चीज़ें शाहजहाँ ने कंप्लीट की। शाहजहाँ जो थे वो अकबर के, हम कहेंगे कि ग्रैंडसन थे। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर, जहांगीर के बेटे बनते हैं शाहजहाँ। तो अकबर के ग्रैंडसन शाहजहाँ, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पूरी की थी, हम कहेंगे आगरा फोर्ट की। आगरा फोर्ट जो है वो इस तरह से दिखता है, रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया है, ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं आगरा फोर्ट में अकबर ने। उसके अलावा उसके अंदर आपको एक मोती मस्जिद दिखता है जो शाहजहाँ ने बनाया है। दीवान आम दिखता है जो शाहजहाँ ने बनाया। दीवान आम यानी ये पब्लिक के लिए था, पब्लिक की जो भी ऑडियंसेस थे या पब्लिक ऑडियंस के हॉल था जहाँ पे वो डायरेक्टली रूलर से बात कर सकते थे, उसके लिए दीवान आम बनाया था उन्होंने, है ना, दीवान आम इस तरह से। और अगर आप दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो होता है दीवान खास, जो फिर से शाहजहाँ ने बनाया, और ये था प्राइवेट ऑडियंस के लिए, यानी उनके मिनिस्टर्स और इन सब की मीटिंग्स वो दीवान खास में लिया करते थे। दीवान आम इस तरह से दिखता था, दीवान खास इस तरह से दिखता है। ये पूरा आप आगरा फोर्ट के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे वो मीटिंग लिया करते थे शाहजहाँ अपने जो मिनिस्टर्स है उनसे, और यहाँ पे लोगों से मिला करते थे अपने रूलर। ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिलती है आगरा फोर्ट में, ये सब बनाया गया था। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ थोड़ा सा मार्बल का यूज़ किया हुआ दिख रहा है क्योंकि ये शाहजहाँ ने बनाया था। अकबर ने जो स्ट्रक्चर्स बनाए उसमें ज़्यादातर अकबर यूज़ करते थे वो था रेड सैंडस्टोन। उसके अलावा अंदर आपको एक जहांगीरी महल भी देखा जाता है। जहांगीरी महल, जहांगीरी महल यानी हम कह सकते हैं कि सलीम या अकबर के जो बेटे थे उनका महल, उसको कहा जाता है जहांगीरी महल। उसके साथ साथ शीश महल देखने मिलता है।
शीश महल आप देखोगे तो इस तरह से अंदर पूरे ग्लासेस लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं। और ये एक तरह से ऐसा था, अभी तो आपको अंदर नहीं दिया जाने जाता, आप बाहर से ये अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हो शीश महल का, क्योंकि अगर लोगों को अंदर जाना अलाउ किया यूनेस्को ने तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब पहले सनलाइट आती थी तो पूरे महल, ये जो अंदर का है पार्ट, वो चमकता था। इस तरह से ये शीश महल ये भी बनाया गया था, हम कहेंगे आगरा फोर्ट में। तो आगरा फोर्ट में ये सब बनाया था मुगल्स ने। अब मुगल ने ये सब बनाने के बाद आप ये देखोगे कि गार्डन्स भी है फोर्ट के अंदर, जो कि आप चारबाग स्टाइल देख सकते हैं। तो चारबाग स्टाइल भी उन्होंने यहाँ पे यूज़ किए। जो गार्डन्स दिख रहे हैं ये चारबाग में ही बनाए हैं उन्होंने पूरे। सो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने मिलते हैं ये, और गार्डन चारबाग स्टाइल के बनाते हैं। और हैरम बनाया जाता है। हैरम में ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ा हैरम बनाया था अकबर ने। हैरम क्या होता है, तो जहाँ पे उनकी रानियाँ रुकती थी उसको हैरम कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि अकबर के एक टाइम पे 5000 एक बार में 5000 वुमेन रुक सकती थी, इतना बड़ा हैरम हुआ करता था। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी उनकी वाइफ्स थी क्या, तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब वाइफ्स नहीं थी। अब एक वाइफ की काफ़ी सारे हम कहेंगे कि दासियाँ भी होती हैं। सो वो सब मिलके एक टाइम पे 5000 वुमेन रुकी थी, ये माना जाता है। अब ऐसा कहा जाता है, अब हमने ये सब कर जाके काउंट तो नहीं किया है, बट वहाँ पे एक बहुत बड़ा हैरम भी आपको देखने मिलेगा। तो उनकी रानियाँ रुकने की जगह हैरम होती है। सो ये सब आपको यहाँ पे देखने मिलता है आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट के बाद जो अकबर बनाते हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत शहर बनाते हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये दिल्ली में है, इसको कहा जाता है हुमायूंस टूम। हुमायूं टूम जो है ये दिल्ली में बनाते हैं। हुमायूं यानी उनके फादर का मकबरा है, ये टूम है। ये टूम आज भी जो भी आर्कियोलॉजी वाले हैं, जो भी साइंटिस्ट है या जितने भी आर्किटेक्चर्स है, वो सब इस स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया कैसे गया है। बना तो सकते हैं बड़ा स्ट्रक्चर, बट प्रॉब्लम ये है कि ये नीचे आप जो देख रहे हैं ना, ये नीचे इसके ऊपर ये इतना वेट वाला स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ये आज भी इसका वेट कैसे संभाल सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत टाइम पहले बनाया गया था, अकबर के वक्त बनाया गया था। ये हुमायूं का टूम है और ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। हुमायूं के टूम में आपको यहाँ पे आर्चेस देखने मिल रहे हैं, आपको डोम्स देखने मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे हम देखेंगे तो चारबाग स्टाइल्स देखने मिल रही है, आपको यहाँ पे वाटर देखने मिल रहा है, यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट वाला वेजिटेशन देखने मिल रहा है। एवरीथिंग यू विल फाइंड इन यहाँ पे हम कहेंगे जिसको हम कहते हैं हुमायूंस टूम। हुमायूं टूम के बाद अकबर ने जैसे कि एक शहर ही खड़ा कर दिया, उस शहर का नाम है फतेहपुर सिकरी। अकबर ने अपना जो कैपिटल था वो शहर में एक नए शहर जो उन्होंने बनाया था उसमें शिफ्ट कर दिया था, जिसका नाम था फतेहपुर सिकरी। ऐसा आप देखोगे अगर फतेहपुर सिकरी में, तो फतेहपुर करके एक जगह और सिकरी करके एक जगह है, वो दोनों के बीच में बनाया जाता है ये। और ये जो बनाया गया ये फतेहपुर सिकरी, ये नया कैपिटल था अकबर का। अकबर का बनाने के बाद दिस इज द फ्रोजन मोमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी इसको आप देखोगे इस शहर को तो ये इतना ज़बरदस्त बनाया गया है, फ्रोजन मोमेंट है हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंड है हिंदू और पर्शियन स्टाइल का। हिंदू स्टाइल भी आपको दिखेगी और पर्शियन भी दिखेगी। जैसे हम देखते हैं कि अकबर एक बहुत सेक्युलर से किंग थे, उन्होंने खुद का एक रिलीजन बनाया था, उस रिलीजन का नाम दीन इलाही था। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें तो हम मिडिवल में डिस्कस करते ही है, बट उन्होंने खुद का एक रिलीजन बनाया था जिसमें सब चीज़ों का उन्होंने एक एक रिलीजन से चीज़ें ली थी, इस्लाम से, हिंदुइज़्म से, क्रिश्चियनिटी से, हर रिलीजन से अच्छी अच्छी चीज़ें उठा के खुद का रिलीजन बनाया था, जिसको कहते हैं दीन इलाही। अब अगर यहाँ पे देखा गया तो ये हिंदू और पर्शियन स्टाइल का ब्लेंड होता है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी का दरवाज़ा भी बहुत बड़ा दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा की अगर बात करूँ तो आपको ये बताता हूँ, ये 1575 AD में बनाया हुआ एक दरवाज़ा है। जिस दरवाजे से आप एंटर करोगे तो आप सीधा पहुँच जाओगे, है ना, इस टाउन के अंदर, जिसे कहा जाता है फतेहपुर सिकरी सिटी के अंदर। यहाँ से एंटर कर लो, अंदर पूरा शहर। ये जो आप देख रहे हैं ये उन्होंने बनाया क्यों था ये दरवाज़ा, क्योंकि वो गुजरात को जीत गए थे। अकबर ने गुजरात को जीत लिया था, तो अकबर्स विक्ट्री और गुजरात को एक उसके याद में ये बनाया गया था। और ये हाईएस्ट गेटवे माना जाता है, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट गेटवे है ये, जिसे कहा जाता है फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा। कभी आप फतेहपुर सिकरी जाएंगे तो इसको आप ज़रूर देखते हो। बुलंद दरवाज़ा के साथ साथ आप सलीम चिश्ती की टूम देखते हो, अंदर जाओगे तो ये है सलीम चिश्ती की दरगाह। अब सलीम चिश्ती से अलग ही हम कहेंगे कि रिलेशन था अकबर का, क्योंकि सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे अकबर। सलीम चिश्ती में भी उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको बेटा
नहीं हो रहा था, तो सलीम चिश्ती के ही ब्लेसिंग से उनको एक बेटा भी होता है और इसीलिए वो अपने बेटे का नाम सलीम रखते हैं, सलीम चिश्ती के नाम पे। और सलीम ने फिर रूलर बनने के बाद अपना नाम जहांगीर किया, बट उनका नाम पहले सलीम था। तो ये सलीम चिश्ती की दरगाह है जो कि आप देखोगे कि 1581 में बनाई थी अकबर ने। बनाने के साथ साथ यहाँ जाली वर्क आपको देखने मिल रहा है। जैसे जाली वर्क, अभी आप कहीं भी जाओगे ना, कोई भी प्लेस विजिट करोगे तो आप इजीली बोल सकते हैं हाँ ये जाली वर्क है, हाँ ये जो है ये डोम है। ये होने के साथ साथ ये जो वॉल है इस पे कुरान के कुछ वर्सेस लिखे उन्होंने वॉल पे। तो आपको पता है डेकोरेशन के लिए यहाँ पे ज़्यादातर कैलीग्राफी का यूज़ होता था, तो यहाँ पे उन्होंने कुरान के वर्सेस लिखे हुए हैं वॉल पे। और हम कहेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो बुलंद दरवाज़ा के अंदर आपको देखने मिलता है। अब ये होने के साथ साथ इसको जहांगीर ने भी डेकोरेट किया था। आगे जाके जहांगीर ने भी इसमें कुछ चेंजेस किए थे, बट बनाया अकबर ने था। इसे कहा जाता है सलीम चिश्ती की दरगाह। इसके अलावा आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये 5 फ्लोर वाला एक महल देखने मिलेगा, है ना, 1 2 3 4 और एक ग्राउंड फ्लोर है, सब समझ लीजिए। पंच महल इसे कहा जाता है, पंच है यानी 5। अब ये पंच महल जो है ये 5 स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो कि हम कहेंगे कि कॉलम से बनाया गया है। और हम कहते ये जो पंच महल है ये भी आपको देखा, ऐसा माना जाता है कि अकबर यहाँ बैठते थे और यहाँ मिनिस्टर्स और ये सब और इस तरह से वो अपनी मीटिंग्स लिया करते थे यहाँ से, या लोगों से बात किया करते थे ताकि उन सब से वो लोग बात कर सके अकबर। सो ये इस तरह से अकबर का एक पंच महल होता है जो आपको देखने मिलता है फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में आपको एक जोधाबाई का पैलेस देखने मिलता है। जोधाबाई के पैलेस की अगर बात करते हैं तो ये पंचमहल में बना है और आपको डायरेक्टली ये दिख रहा है कि राजस्थान में जिस तरह से पैलेसेस बनते हैं वैसा ही ये एक पैलेस है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि इसका इंटीरियर ब्यूटीफुल और हिंदू मोटिव्स है और बेल फ्लावर्स इससे सजाया हुआ है। देखिए यहाँ पे हिंदू स्ट्रक्चर से आपको अंदर भी आपको हिंदू स्ट्रक्चर की ही सजावट देखने मिलेगी। सो ऐसा यहाँ पे देखने मिलेगी। इसके बाहर आप निकलोगे एक तुलसी का भी यहाँ पे एक छोटा सा पौधा है। अकबर जोधा जो थी उनको अलाउ करते थे कि वो हम कहेंगे कि अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने रिलीजन को फॉलो करें। अकबर सेक्युलर व्यक्ति थे, उन्होंने सेक्युलर बिल्डिंग्स बनाना अलाउ किया था यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे एक इबादत खाना भी है। इबादत खाना पे क्वेश्चन भी आया है। इबादत खाना वैसे तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ मिडिवल हिस्ट्री में, यूट्यूब में मैंने डिस्कस भी किया है। इबादत खाने पे यहाँ पे एक बना है। इबादत खाना में अकबर कुछ मीटिंग्स लिया करते थे। इबादत यानी प्रेयर हम जानते हैं, तो अकबर का ये प्राइवेट प्रेयर हॉल नहीं था। इबादत खाना का मीनिंग होता है वो मीटिंग लिया करते थे डिफरेंट लीडर्स से, डिफरेंट रिलीजन के लीडर्स के साथ डिस्कशंस किया करते थे। इसको कहा जाता है वो जगह को इबादत खाना। तो अलग अलग रिलीजन के जो लोग थे, लीडर्स थे, उनके साथ यहाँ पे कुछ डिस्कशन चलते थे। तो ये हमें देखने मिलता है इबादत खाना में। सो ये फतेहपुर सिकरी की एक और जगह इबादत खाना। और एक और जगह आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप फतेहपुर सिकरी जाओगे तो आप देखोगे, इतना भी आपको पता रहा तो ठीक है, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताओ, वहाँ पे एक 25सी कोर्ट है। वहाँ पे 25सी कोर्ट जो है, ऐसा कहा जाता है कि अकबर वहाँ पे चेस खेला करते थे 25सी कोर्ट में। एक हिरन मीनार भी बना है अंदर। हिरन नाम का उनका फेवरेट हाथी था। आपको पता है अकबर को हाथी बहुत पसंद। अब उनका फेवरेट हाथी हिरन के लिए उन्होंने उसके उस फेवरेट एलिफेंट के मेमोरी में वहाँ पे अंदर ही आप जाओगे तो आपको वहाँ पे एक मीनार खड़ा किया हुआ दिखेगा जो कि हिरन के नाम पे है ना। वो लाइट हाउस करके काम करता है आज। लाइट हाउस, ट्रैवलर्स के लिए लाइट हाउस होता है, उसी के अंदर लगा है, बट वो बनाया किस चीज़ के लिए है तो वो हिरन के नाम पे दिया है। हिरन मीनार उसे कहते हैं। इस तरह से शहर बनाया था फतेहपुर सिकरी का अकबर ने। अकबर के बाद अब ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स, बेहतरीन स्ट्रक्चर्स हमें जो देखने मिलते हैं, इसके बाद आते हैं, ये देखिए जालीवर किस तरह से है वहाँ। इसके बाद आए उनके बेटे जहांगीर को आर्किटेक्चर में उतना इंटरेस्ट नहीं था। जहांगीर जो इनके बेटे थे उनको इंटरेस्ट था पेंटिंग्स में। पेंटिंग्स ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस वक्त हम जहांगीर को ज़्यादा पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर जो था ये बैक सीट पे चलेगा जहांगीर का, क्योंकि जहांगीर ने पेंटिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की टूम बनाई है सिकंदरा में। ये है अकबर की टूम जो सिकंदरा में देखने मिलती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मीनार है और यहाँ पे आपको आर्चेस देखने मिल रहे हैं। बात अलग है कि यहाँ पे डोम नहीं है ये दरवाजे पे, बट ये एक एंट्रेंस है। यहाँ से अंदर जाओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेगी। तो ये सिमेट्री भी यहाँ पे काफ़ी
परफेक्ट देखने मिलती है। ये देखेंगे, अगर बीच से आप कट करते हो तो काफ़ी अच्छी सिमेट्री देखने मिलती है आपको, ये है। उसके अलावा हम कहेंगे कि खुद का टूम पहले ही बना के रखा लाहौर में। उन्होंने बोला कि ज़्यादा टेंशन रखना ही नहीं भाई, कल जाके मैं ज़िंदा नहीं रहा, मेरी डेथ हो गई और किसी ने मेरा मकबरा ही नहीं बनाया, तो उससे अच्छा भैया अपना काम अपन करके ही निकलते हैं। सो खुद का भी टूम उन्होंने लाहौर में बनाया हुआ है। शालीमार बाग कश्मीर में बना के गए हैं जो जहांगीर है वो, और मोती मस्जिद लाहौर में बनाया है। उन्होंने टूम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला बनाया, उनकी जो वाइफ थी नूर जहाँ, उनके द्वारा बनाया गया था ये जहांगीर के वक्त, और नूर जहाँ के फादर थे इत्मादुद्दौला, उनका भी टूम्ब, उनका भी मकबरा उन्होंने बनाया, वो पूरा वाइट मार्बल से बनाया हुआ है। और पहले मुग़ल वर्क जो कम्प्लीटली वाइट है उसे इत्मादुद्दौला कहा जाता है, ये है इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला ये उनके ससुर जी यानी किसके, तो जहांगीर के, यानी नूर जहाँ के फादर इत्मादुद्दौला, उनका टूम्ब है पूरा वाइट। दिल्ली में देखने आपको मिलेगा ये, यानी हम कहेंगे आगरा में आपको देखने मिलेगा ये। सो आप ये सब देख सकते हैं वहाँ पे। सो बहुत ही वाइट इसमें बना हुआ है, और जहांगीर ने खुद का टूम्ब भी लाहौर में बनाया हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि देखिए, अब खुद का टूम्ब तो उन्होंने पहले खड़ा किया था, बट ऐसा भी कहा जाता है कि उसको पूरी तरह से बनाया उनके बेटे शाहजहाँ ने, है ना। बट बनाने की एक तरह से शुरुआत, या फिर वो जगह, या फिर जो भी डिसाइड किया था वो उन्होंने कर दिया था। तो इत्मादुद्दौला जो है ये, और मेनली अकबर यानी उनके फादर का टूम्ब, ये दो चीज़ें यहाँ पे दिखती है शाहजहाँ, जहांगीर के वक्त। जहांगीर के बाद शाहजहाँ है। आर्किटेक्ट की बात करें और शाहजहाँ की बात ना करे तो आर्किटेक्चर तो आधा रह गया, ऐसा समझ जाइए। क्योंकि सबसे मेन बात अगर करें शाहजहाँ, तो शाहजहाँ ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है जो कि पूरे वर्ल्ड में ही एक वंडर बन गया है, वो है ताजमहल। शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, अपनी वाइफ जो थी अर्जुमन बानो बेगम, जिनको मुमताज़ भी कहा जाता है, उनकी याद में बनाया, उनके डेथ के बाद बनाया, वो था ताजमहल। ताजमहल में क्या नहीं है? ताजमहल में कैलीग्राफी है, ताजमहल में पीटरा ड्यूरा है, ताजमहल में चारबाग है, ताजमहल में 4 साइटिंग टेक्निक है, वहाँ पे वाटर है, वहाँ पे जाली वर्क है, वहाँ पे कार्विंग है। यू विल फाइंड एवरीथिंग जो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था, सब कुछ आपको ताजमहल में देखने मिलता है। ताजमहल में सिमेट्री है, ताजमहल में डोम है, ताजमहल में मीनार है, ताजमहल में कैलीग्राफी है। यहाँ पे आपको पीटरा ड्यूरा देखने मिल रहा है, अंदर भी देखने मिलेगा, यहाँ आपको जाली वर्क देखने मिल रहा है, यहाँ आपको वाटर देखने मिल रहा है, आजू बाजू आपको चारबाग देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको शेप भी ऑक्टागोनल टाइप का देखने मिलता है ताजमहल का। नीचे का ग्राउंड प्लान, क्या बिल्डिंग बने, यानी क्या स्ट्रक्चर बना है ताजमहल का, आज भी ये वंडर्स में एक है। बहुत मैसिव, बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर, हम लोग इतने हैं इसके सामने, ये लोगों की हाइट है, इतना ऊंचा है वो ताजमहल। और ताजमहल आप अभी देखोगे तो आप वहाँ जाने के बाद ये चीज़ें ज़रूर ऑब्जर्व करना, कैलीग्राफी, पीटरा ड्यूरा, चारबाग, 4 साइटिंग, यूज ऑफ वाटर प्रीमाइसेस, जाली वर्क, कार्विंग, मीनार, डोम, आर्क्वेड स्टाइल, सब कुछ वहाँ पे देख के आइएगा इस बार जाओगे तो। शाहजहाँ ने इतना बड़ा वंडर तो बना के दिया, इसके अलावा शाहजहाँ ने ये लाल किला भी बनाया। रेड फोर्ट जो आज भी इंडिया के लिए बहुत एक हिस्टोरिकल, बहुत बड़ा एक मॉन्यूमेंट माना जाता है, वो है रेड फोर्ट, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ही हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं फिर? यहाँ कोई दिन सेलिब्रेट करते हैं क्या हम जाके लाल किले पे? इंडिपेंडेंस डे, यस, इंडिपेंडेंस डे हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं अपना। यहाँ से स्पीच होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो ये सब होता है रेड फोर्ट। ये बना है रेड सैंडस्टोन्स, काफ़ी एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया। उसके अलावा जामा मस्जिद बनाया दिल्ली में, आप देख सकते हैं जामा मस्जिद, यहाँ पे भी मीनार है, यहाँ पे डोम है, यहाँ आर्क्वेड है, एवरीथिंग इन जामा मस्जिद ऑल्सो। ये होता है जामा मस्जिद। और शाहजहाँ ने उसके साथ साथ एक शालीमार बाग भी बनाया। यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज है, जिनके पास हाँ, और जिनके पास पुरानी बुक्स होगी उसमें वो लोग बाद में चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जिनके शालीमार बाग बनाया वो कश्मीर का नहीं है, वो उनका लाहौर का है, लाहौर में बना के गए हैं ये शालीमार बाग। और शालीमार बाग जो कश्मीर का है वो जहांगीर ने बनाया है, ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। शालीमार बाग कश्मीर का जहांगीर ने बनाया है, और शालीमार बाग लाहौर का शाहजहाँ ने बनाया है। और सिटी ऑफ शाहजहानाबाद ये भी उन्होंने बनाई है। आपको ये चीज़ें तो पता ही है
कि ये कैसे है। सो ये सब चीज़ें शाहजहानाबाद का शहर हो या फिर लाहौर हो या फिर लाहौर में शालीमार बाग हो या दिल्ली में जामा मस्जिद हो, रेड फोर्ट हो या फिर वो आगरा का या फिर आगरा का ताजमहल हो, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देके गए हमें शाहजहाँ। ये देखिए ये बाग है शालीमार बाग लाहौर की, बहुत ही ब्यूटीफुल बाग है। यहाँ पे भी आपको वाटर और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा देखने मिलेगा। ये है। उसके बाद शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब, आपको पता होगा औरंगज़ेब ने खुद शाहजहाँ को कैद कर लिया था। कैद कर लिया था, उन पे ये चार्जेस थे कि उन्होंने पब्लिक मनी का मिसयूज़ किया है। बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करके इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनको उस पे चार्ज पे उनको कैद कर लिया था आगरा के फोर्ट में। उनकी डेथ आगरा के फोर्ट में ही हुई थी शाहजहाँ की, ये भी हमें पता है। औरंगज़ेब जो है, औरंगज़ेब बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। इवन पब्लिक मनी का मिसयूज़ कभी नहीं करते थे। अपने खुद के, आप कहेंगे जो कैप होती है, जो इस्लाम में कैप वेयर किए जाती है, उसको खुद बनाते थे और खुद उसको बेच के पैसे कमाते थे। अगर हम और उससे अपने पर्सनल खर्चे उठाते थे। वो कुरान उन्होंने पूरी पढ़ी हुई थी, कुरान की कुछ कॉपीज़ लिखते थे और कुरान के वो बेचते थे, उसके पैसे से अपने खर्चे उठाते थे। इस तरह के व्यक्ति औरंगज़ेब माने जाते हैं। औरंगज़ेब के वक्त आर्किटेक्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं किया गया, आर्किटेक्चर जो है वो डिक्लाइन हो गया, बट उन्होंने एक स्ट्रक्चर तो बनाया ही अपनी, हम कहेंगे कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का उन्होंने दिया था। अपनी जो वाइफ है बेगम राबिया दुरानी, इनके मेमोरी में उन्होंने बीबी का मकबरा बनाया था। और बीबी का मकबरा कहाँ पे है, अगर कोई बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने देखा हो या किसी को जानकारी हो कहाँ पे है। वेरी गुड, औरंगाबाद में आपको देखने मिलता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद, तो ये हमें देखने मिलेगा। मैं अभी धीरे धीरे आपको आवाज़ से पहचानने लगा हूँ। आप लोगों को इसके पहले जो थे वो आयुष ने बोला था लाल किला के बारे में, और अभी जो बोला वो एक बार मुझे नाम बता देंगे, यानी मैं आपको भी पहचानने लगूंगा आवाज़ से। यस, सौजन्या जी है ना। सौजन्या जी को भी अभी यानी आप लोग बोलते रहेंगे तो मैं आपको आवाज़ से पहचानने लगूंगा आखिरी तक, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे ये नहीं दिख रहा है कि बोल कौन रहा है, बट आवाज़ आपकी आती रहेगी तो मुझे, हम आवाज़ से फैमिलियर हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी ये बात होती है। आंसर करते रहिए, यस नो जो भी है आंसर्स ये सब करने की कोशिश करते रहिए। और अगर ये देखा गया तो दिस इज़ पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल का पुअर इमिटेशन है। ताजमहल बनाने की कोशिश लग रही है बट पूरी तरह से नाकाम लग रही है, बट कोशिश की गई है। छोटा सा ताज है, पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल इज बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद। ये हमें देखने मिलते हैं मुग़ल में। मुग़ल में आर्किटेक्चर हमें इतना ही पढ़ना होता है, बाकी और मुग़ल के कुछ पेंटिंग्स हमें आगे पढ़नी है, मुग़ल के वक्त का म्यूज़िक भी पढ़ना है। इतनी चीज़ें हम मुग़ल आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं। उसके बाद हमें कुछ स्टाइल्स देखनी है, और जिसको हम कहते हैं राजपूत स्टाइल। राजपूत स्टाइल को पढ़ के हम फिर आगे जाएंगे सिख स्टाइल को पढ़ के। देखिए अब इसमें भी क्या है कि जो राजपूत स्टाइल है, इन्होंने राजपूत लोगों ने पैलेसेस और फोर्ट्स बनाए। आपको पता है कि राजपूत लोग जो है वो ज़्यादातर राजस्थान के एरिया में रूल करके गए। राजपूत स्टाइल का मेन अगर देखेंगे तो इसमें इन्फ्लुएंस रहा है मुगल्स का। मुग़ल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा है, क्योंकि मुग़ल के साथ काफ़ी सारे जो राजपूत थे उनके अलायंस भी थे। बट अगर देखेंगे तो साइज़ और उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा अलग भी देखने मिलता है। इनकी जो बिल्डिंग्स है वो ज़्यादातर इन्होंने पैलेसेस और फोर्ट्स बनाए। जैसे आप देखोगे कि जयपुर में बहुत सारे पैलेसेस देखने मिलते हैं। जयपुर में पैलेसेस के साथ आपको जयपुर में कुछ फोर्ट्स भी देखने मिलते हैं। जैसे जयपुर के फोर्ट्स अगर देखोगे तो 3 मेन फोर्ट्स आप जयपुर में देख सकते हैं, नाहरगढ़ का फोर्ट, जयगढ़ का फोर्ट, और तीसरा आता है, यस किसी को तीनों फोर्ट पता है, जयगढ़, नाहरगढ़ और यस कोई बताना पसंद करेगा। बहुत फेमस फोर्ट है तीसरा फोर्ट जयपुर का, 3 फोर्ट से घिरा हुआ जयपुर। नहीं, ओके। मैंने 2 बताए हैं, तीसरा मैंने आपको वर्क दिया है। अब आपको ये वर्क अगर मैंने दिया है तो तीसरे इस पे आपको एक और काम करना है कि इन जो फोर्ट्स है इनके आपको आज ही गूगल पे इमेजेस देखनी है, इसलिए मैं आपको ये वर्क दे रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। तो 2 फोर्ट के मैंने नाम बता दिए, एक होता है जयगढ़, एक होता है नाहरगढ़, और तीसरा फोर्ट आपको पता ही होगा ना नाम, वहाँ की जोधा थी। जोधा कहाँ की थी? जोधाबाई या हरकाबाई, या मूवी देखा होगा आपने जोधाबाई। चलिए मैं बता देता हूँ, बस आप इमेजेस देखिएगा, नहीं तो आप भूल गए तो फिर
प्रॉब्लम आपको याद नहीं रहेगा। सो चलिए मैं बता देता हूँ। तीसरा फोर्ट है आमेर का फोर्ट, है ना। सो एक होता है जयगढ़, एक होता है नाहरगढ़ और एक होता है आमेर। आमेर की ही ये जो जोधा है वो हुआ करती थी। तो देखेंगे आप आमेर हो, आमेर का भी हम कहेंगे कि एक तरह से रिलेशन था ही, यानी हम कहेंगे अलायंस था ही। तो मुगल के इन्फ्लुएंस तो इसमें दिखेगा ही, बट इनका मेन है हैंगिंग बालकनी बनाते थे। हैंगिंग बालकनी का मतलब है कि बालकनी बाहर निकलती है। इसको झरोखा भी कहा जाता है, झरोखा। झरोखा मीन्स हैंगिंग बालकनी। हैंगिंग बालकनी देखो आप, ये ऐसी होती है बाहर आई हुई बालकनी। ये देखिए बालकनी जो है ये बाहर आई हुई है, इसको हैंगिंग बालकनी कहते हैं। हैंगिंग बालकनी लाया था, ये कंसेप्ट वो लाया था राजपूत ने। राजपूत के साथ साथ कॉर्नाइसिस जो है वो आर्ट्स के जैसे बनाए जाते हैं, जैसे शैडो लाइक वो बनता है। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा यहाँ बनाया जा रहा है ये धनुष्य की तरह बनाया जाता है। जब इसकी शैडो पड़ती है नीचे तो ऐसा समझता है कि धनुष्य है। ये देखिए धनुष्य, बाण, बाण नहीं पर धनुष्य, यानी ये है एक बो की तरह। सो ये आपको यहाँ राजपूत स्टाइल में ये चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। ये चीज़ों पे अभी ज़्यादा क्वेश्चन इनके वैसे भी नहीं आए हैं राजपूत स्टाइल से। राजपूत स्टाइल के बारे में इतनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। ये जो महल है इसे हवा महल कहा जाता है अगर राजस्थान में जाओगे तो। एंड ये जो पिंक कलर है ये जो जयपुरी पिंक ये कहा जाता है। आप पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। तो जयपुर वैसा पिंक नहीं है जैसा वो जो पिंक आप देखते हो वो पिंक नहीं है जयपुर। जयपुर का ये पिंक है। तो इस कलर की वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, इसलिए उसको पिंक सिटी कहा जाता है। ये हो जाती है राजपूत स्टाइल। राजपूत स्टाइल के बाद मिडिवल इंडिया की आखिरी जो चीज़ हम पढ़ेंगे, बट इन पे अभी क्वेश्चंस नहीं आए हैं ज़्यादा, बट ये आखिरी जो हम पढ़ते हैं स्टाइल, इसको कहा जाता है सिख स्टाइल। सिख स्टाइल को पढ़ लेते हैं और फिर हम और भी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। सिख स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो सिख लोगों का बनाया हुआ आर्किटेक्चर इस तरह से। सिख स्टाइल में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये कहाँ पे डेवलप हुआ। सिख स्टाइल डेवलप हुआ है पंजाब के साइड पे। पंजाब के साइड में सिख आर्किटेक्चर आपको देखने मिलता है और इसमें भी मुगल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस है, प्लस राजपूत स्टाइल का भी कुछ इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। देखिए राजपूत स्टाइल के जैसे ये चीज़ें बनी हुई हैं, डोम्स और ये सब मुगल जैसा भी बनाया जाता है, ये सब हमें देखने मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल छतरीज देखने मिलती हैं। छतरी यानी इस तरह की मल्टीपल आपको देखने मिलेगी। ये आपको काफ़ी सारे ऐसे मल्टीपल ये ऊपर का जो छतरी है ये अलग अलग देखने मिलेगा। और शैडो और जो कॉर्नाइसिस है वो शैलो होते हैं। अब कॉर्नाइसिस कहाँ होते हैं मैंने आपको बताया था। अब इनके कॉर्नाइसिस देखो, ये कॉर्नाइसिस गोल गुंबज पे आपने देखे थे काफ़ी ऐसे बड़े बड़े कॉर्नाइसिस थे। इनके कॉर्नाइसिस जो है वो थोड़े से शैलो देखने मिलते हैं, है ना। तो शैलो कॉर्नाइसिस ये बनाते हैं। उसके अलावा ब्रास और कॉपर के जो गिल्ड्स होते हैं उससे वो कवर कर देते हैं अपने डोम्स को। फ्लूटेड डोम्स होते हैं, ये इनका डोम देखिए, इस तरह के डोम देखने मिलते हैं थोड़े से फ्लूटेड, और इसको कवर करते हैं। अब यहाँ पे तो ये पूरा ही गोल्डन टेम्पल है, बट आप किसी गुरुद्वारा में देखोगे तो ज़्यादातर कवर दिखेगा वो ब्रास या फिर कॉपर से, डोम को कवर करते हैं। और ये जो है ये एग्जाम्पल जो आपने देखा ये गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल यहाँ पे आपको देखने मिलता है। ये तो गोल्ड ही है तो ये तो अलग ही बात हो गई। और उसके साथ साथ इनको श्री हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर कोई पंजाब के आसपास से बिलोंग करता हो, क्या किसी को पता होगा तो बराबर ना, हरमंदिर साहिब अगर करेक्ट है ना, तो इसको हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। अब ब्रिटिश तो गोल्डन टेम्पल कहेंगे क्योंकि इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे, बट जो सिख होंगे वो ज़्यादातर हरमंदिर साहिब ये वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो ये एक कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलता है जो सिख लोगों का है। इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है, उसके बाद हमें मॉडर्न में जाना। अब थोड़ा सा आज क्या हो गया कि आज वो सब प्रॉब्लम होने के कारण मॉडर्न थोड़ा सा आर्किटेक्चर रह गया, बट मॉडर्न आर्किटेक्चर में ज़्यादा वैसे भी नहीं पढ़ना है तो उसे हम कल भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे 10 मिनट में आपको थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में बताना था। सो अब हम मॉडर्न को कल कवर करते हैं बचा हुआ। सो अब हम आंसर राइटिंग पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं थोड़े और फिर रुक जाते हैं। अगर वो प्रॉब्लम नहीं हुआ रहता तो हमने आज ही ये चीज़ें कवर कर ली रहती आपका आर्किटेक्चर। तो कल आर्किटेक्चर को ख़त्म करके हम नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, पेंटिंग्स को। सो इसीलिए रेडी रहिएगा, नए टॉपिक को हमें
शुरू करना है और कल आर्किटेक्चर को पूरी तरह से ख़त्म करना है। सो चलिए मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ आंसर राइटिंग के आपको चीज़ें बता देता हूँ। सो यहाँ तक जो हमने चीज़ें पढ़ी एक बार वो देख लेते हैं। हमने यहाँ तक की राजपूत स्टाइल को पढ़ा है, राजपूत स्टाइल पढ़ा, सिख स्टाइल पढ़ा, औरंगज़ेब को पढ़ा, पीछे पीछे जा रहा उल्टा, शाहजहाँ को पढ़ा, जहांगीर को पढ़ा, अकबर के स्ट्रक्चर में फतेहपुर सिकरी को देखा, आगरा फोर्ट को देखा, मुगल आर्किटेक्चर में वो सब था। विस्परिंग गैलरीज हमने कुछ देखी, जौनपुर स्कूल देखा, बीजापुर स्कूल देखा, मालवा स्कूल देखा, बंगाल स्कूल देखा, लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ये सब हमने इंपेरियल स्टाइल में देखा स्लेव डायनेस्टी से। दिल्ली सल्तनत ये था। उसके अलावा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी और ये हो जाता है आपका मिडिवल का पार्ट, मिडिवल का पोर्शन। अब मिडिवल का पोर्शन होने के साथ साथ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है। सो आंसर राइटिंग किस तरह आपने करनी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उस पे। अब मैंने जो आपको कल क्वेश्चन दिया था वो एक मिनट, आई थिंक ये सेकेंड वाला क्वेश्चन था, बराबर, ये चोला आर्किटेक्चर, बराबर है, यस। चलिए तो मैं दोनों का आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आंसर राइटिंग करते हो कि यूपीएससी, अब यूपीएससी में आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है, जबकि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री ये ऐसे टॉपिक है जो सिर्फ प्री में पूछे जाते हैं, और एंशिएंट और मिडिवल का आर्ट एंड कल्चर आपको मेंस में भी पूछा जाता है और प्री में भी पूछा जाता है। इसीलिए हमको आंसर राइटिंग जो है वो करना होता है। अब सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ क्या लिखा था पहले क्वेश्चन में, टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कीवर्ड्स ढूंढना है सबसे पहला। अब एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा कीवर्ड हो सकते हैं जो आपके आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, बस इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी उन्होंने क्या पूछा है ये पता होना चाहिए, अर्बन प्लानिंग और कल्चर पूछा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को वो जोड़ना चाहते हैं प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन से, बस इतना ही। यानी इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप वही चीज़ें लिखो जो कंपेयर कर सको आप प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन से। फॉर एग्जांपल ड्रेनेज सिस्टम, इनसे हमने सीखना चाहिए, प्रोवाइडेड इनपुट्स यानी इनसे सीखे हैं हम कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, टाउन प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। तो ये आंसर लिखते वक्त आप ऐसे सब हेडिंग्स दे सकते हो, ड्रेनेज सिस्टम, फिर वहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा ऐसा ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था जो कि एक इनपुट बन सकता है प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन का। आप यहाँ पे लिख सकते हो अगला, जैसे मैंने बताया कि टाउन प्लानिंग के अलावा आप लिख सकते हो इनके जो रोड्स थे वो, जो कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न देखने मिलता है, बहुत अच्छा है कि यहाँ पे हमें सिस्टम देखने मिलता है। हम इनका क्लीनिंग, सैनिटेशन सब कुछ देख सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम का लूजली कवर्ड है, आज भी हम मैनहोल्स बनाते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों को कंपेयर करना है एक तरह से पहले क्वेश्चन में। सो पहला वाला क्लियर है सबको, ये क्या करना है, यस, है ना। सो यू जस्ट हैव टू राइट द इनपुट मीन्स इनपुट्स जो बने हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन के लिए। दूसरा क्वेश्चन था चोला आर्किटेक्चर पे। अब इन्होंने ये कहा है कि चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स द हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इवोल्यूशन जो टेम्पल आर्किटेक्चर का है, ये इन्होंने लिखा है कि चोला से इसकी एक हाई वाटरमार्क पे ये पहुंचा। सो ये हम बराबर इसीलिए कह सकते हैं। अब इसको कैसा डिस्कस करना है, हम तो जानते हैं भाई कि जो टेम्पल की शुरुआत है वो गुप्ता पीरियड से हुई थी। गुप्ता पीरियड में टेम्पल जो है वो 5 स्टेजेस में बने थे, 5 स्टेजेस में ज़रूर बने हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि देखिए, अब मैं यहाँ पे ही आता हूँ आपके, है ना। तो यहाँ पे अगर आप आ गए तो ये 4-5 स्टेजेस तो है, बट एक एक वाटर मार्क जो कहा है वो चोला ने कहा है। चोला यानी चोला की स्टाइल कौन सी है, चोला के स्टाइल को क्या कहा जाता है, द्रविडियन स्टाइल। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में चीज़ें लिखना है, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। ये जो है यहाँ पे, ये बाकी नहीं लिखना है नागर और कुछ भी, आपको द्रविडियन के बारे में लिखना है। और द्रविडियन में जब आप लिखते हो यहाँ,
तो यहाँ पे आप नई नई ये चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे हाई बाउंड्री वॉल्स, यहाँ पे बड़े बड़े गोपुरम्स देखने मिले, जैसे ये आर्किटेक्चर्स कहीं देखने नहीं मिलते, जैसे ह्यूज गोपुरम्स। जैसे हम देखते हैं कि यहीं से फिर शुरुआत हुई कि आगे के स्कूल्स ने भी इस तरह के गोपुरम्स बनाए बड़े बड़े। सो वाटरमार्क इसीलिए बन गया क्योंकि शुरुआत इन्होंने की है, यहाँ के आर्किटेक्चर से हुई है। सो आपको मेनली क्या लिखना है, आप देखिए यहाँ पे विमान से लेके काफ़ी सारी चीज़ हमें देखने मिली। यानी यहाँ तक अगर देखो साउथ में, तो यहाँ पे हमें वैसे एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं देखने मिले हैं, बट सही जो स्ट्रक्चर्स देखने मिले वो द्रविडियन स्टाइल यानी चोलाज ने ही शुरुआत की है। इसीलिए चोला एक वाटरमार्क बन गए। विमान होने चाहिए, उसके साथ साथ शिखर, कलश, एवरीथिंग दे यूज्ड इन देयर स्ट्रक्चर्स। इसीलिए आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ यहाँ पे आपको शुरुआत में लिखना है कि जो मीन्स स्टाइल ऑफ मीन्स चोला आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और फिर आपको वहाँ पे शुरुआत करनी है द फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल के। द्रविडियन आर्किटेक्चर के आपको फीचर्स लिखने के बाद आप आखिरी में कंक्लूड कर सकते हो ये चीज़ लिख के कि क्यों वो वाटरमार्क बना इन इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर दिया टेम्पल आर्किटेक्चर को वो द्रविडियन ने दिया था साउथ में, इसीलिए वो एक हाई वाटर मार्क कहा जाता है। और वो टेम्पल्स की स्टाइल्स और डिज़ाइंस काफ़ी अलग और काफ़ी यूनिक देखने मिलती हैं। तो ये सब आप वहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो आपकी शुरुआत इंट्रोडक्शन में होगी कुछ चोलाज के बारे में, चोलाज के साथ साथ जैसे आप लिख सकते हैं कि आफ्टर डिक्लाइन ऑफ पल्लवाज चोला आर्किटेक्चर आए। पल्लवाज ने 4 स्टेजेस में बनाए थे, चोला जो थे उन्होंने उसको रियल स्ट्रक्चर दिया टेम्पल को। इंट्रोडक्शन में लिखने के बाद फिर देन द चोला स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड सम फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आर एज फॉलोज। आपने फीचर्स लिख दिए, देन कंक्लूड दैट कि उसको वाटरमार्क क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें रियल स्ट्रक्चर देखने मिले और उसके बाद ही बाकी जो स्कूल्स डेवलप हुई उन्होंने भी उस तरह से चीज़ें बनाई। इसीलिए हाई वाटरमार्क जो देखने मिलता है वो चोला आर्किटेक्चर से देखने मिलता है। और यहाँ पे टेम्पल बोला है तो आप वहाँ पे ये सब नहीं लिखोगे, चोला का दूसरा जैसे नटराज और ये सब स्कल्पचर नहीं लिखोगे, सिर्फ टेम्पल के बारे में आपको लिखना है। क्लियर हुआ यहाँ पे सबको? यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। और याद रखिएगा जब उन्होंने डिस्कस बोला ना, मैं आपको वर्ड्स भी बताऊंगा धीरे धीरे। अब यहाँ डिस्कस था, डिस्कस कैसा, जब क्वेश्चन में डिस्कस बोला है तो डिस्कस कैसा करना, जैसे डिस्कशन करते हम किसी के साथ, जस्ट लाइक अ डिस्कशंस। अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ चलो आप लोग सब बैठ के डिस्कस कीजिए चोला स्ट्रक्चर के बारे में, सो आप लोग डिस्कस करना शुरू करोगे। जस्ट लाइक आपको ये सोच के चलना है कि आप किसी से डिस्कस कर रहे हो, जस्ट लाइक डिस्कशंस वो होना चाहिए। उन्होंने एग्जामिन और ये सब बोला तो वो अलग हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने क्या करने बोला, आपको सिर्फ डिस्कस करने बोला है, तो आपको सिर्फ डिस्कस करना होगा। तो डिस्कस किए जैसे आपको ये चीज़ों को लिखना है, ये याद रखिएगा चोला स्कल्पचर में। सो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें धीरे धीरे सीखना है लिखना। तो अब सिंपल चीज़ों से शुरू किया हमने जो कि डिस्कस वाला था। तो जिन्होंने नहीं लिखा है उनको ये स्ट्रक्चर पता चल गया, और जिन्होंने लिखा है वो भी इस तरह का स्ट्रक्चर आगे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आपको आज एक मेंस का क्वेश्चन मैं दे दूंगा और उसके साथ साथ आपको उसका अभी स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी कोई भी आंसर लिखने के पहले उसके कीवर्ड्स ढूंढना है, क्वेश्चन की डिमांड देखना है। जैसे पहले में डिमांड थी कि आपको इनपुट्स क्या मिले ये देखना था, दूसरे में डिमांड थी कि हाई वाटरमार्क क्यों उसे कहा गया है। बस ये डिमांड देख के उसके अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग करना है। ये चीज़ें आपको याद रखते हुए आंसर्स लिखने हैं। और अगर वर्ड लिमिट की बात आती है तो 150 वर्ड्स यानी आगे का एक पेज और पीछे का एक पेज, यानी आप समझ लीजिए जैसा अगर हम कोई पेज पकड़ते हैं, एक पेज अगर मैंने ये पेज लिया, सो ये पेज की यहाँ की साइड और यहाँ की साइड A4 पेज की, इसको कहा जाता है 150 वर्ड्स। इसकी यहाँ की साइड और दूसरे पेज की यहाँ की साइड, इसको कहा जाता है 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स आगे पीछे और एक पेज, इसको कहा जाएगा 250 वर्ड्स। 150 यानी आगे और पीछे, इतने में आपके खत्म होने चाहिए। यूपीएससी आपको इतनी स्पेस प्रोवाइड करती है, एक 150 वर्ड्स के लिए आगे पीछे से एक पेज, 250 वर्ड्स के लिए आगे पीछे और तीसरा एक पेज, ऐसा। तो आपको ये आदत डालनी है कि 150 को आप वर्ड लिमिट में रहना है, क्योंकि यूपीएससी के हर एक मीन्स के आंसर शीट पे क्वेश्चन लिखा होता है ऊपर। अब क्वेश्चन लिखा है तो आपको जगह क्वेश्चन के बाद लिमिटेड दी जाती है और उसके बाद हाँ यस। अब कैसा होता है मैं बताता हूँ। देखो यूपीएससी क्या करता है, आपको एक क्वेश्चन पेपर देता है जिसमें क्वेश्चंस लिखे थे, दूसरा आपको आंसर शीट देता है जिसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं। आंसर शीट में ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं, 150 वर्ड्स होगा तो 2 पेजेस छोड़ देते हैं,
फिर तीसरे पेज पे दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसा करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन उन्होंने लिखा उसके बाद 2 पेजेस की स्पेस दी, उतने में ही आपको लिखना है। इसलिए आप वर्ड लिमिट के बाहर नहीं जा सकते, वर्ड लिमिट में रहना ही पड़ेगा। तो 150 वर्ड्स अगर मैंने बोला तो आगे पीछे इतने में आपका हो जाना चाहिए, और आजू बाजू 2 मार्जिन आपको ड्रॉ करनी है, नॉर्मल साइज की 2 मार्जिन्स यूपीएससी के आंसर शीट में होती है। A4 का पेज, ब्लैंक पेज, लाइन वाले नहीं यूज़ करना है, क्योंकि लाइन वाले में लिखने की आदत डालोगे तो आप ब्लैंक में नहीं लिख पाओगे, ब्लैंक में टेढ़ा टेढ़ा लिखोगे। सो सीधा सीधा लिखने की आदत डालना है। तो आपको क्या करना है कि यूपीएससी के जैसे ही आपको मेनली यूज़ करना है वो होंगे आपके ब्लैंक पेजेस। तो ये चीज़ें कुछ याद रखनी है आपको यूपीएससी के, ठीक है। सो और भी कुछ टिप्स हम धीरे धीरे जानते रहेंगे। हाँ, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ 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 हाँ, इनपुट यानी वही कि आज जो चीज़ें दिख रही है उसको, वो चीज़ें हम वहाँ से कौन सी अडॉप्ट किए, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देना, फिर डायरेक्टली उनके फीचर्स लिखना, और फीचर्स लिखने के बाद कंपेयर करते हुए फीचर्स लिखना, कंक्लूजन में लिख देना फिर कि ये चीज़ें हमें इनपुट में मिली है, हो गया, है ना। यस, ऐसा करना है, ठीक है। सो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, या फिर हम रुकते हैं और फिर कल फिर से मिलते हैं। सो रुके, ओके, चलिए। सो अपना ख्याल रखिए, इसी तरह हम कल फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।